अध्याय 291। बूढ़े टैन और बाकी सभी जानते थे कि उनके दस्ते में एक शक्तिशाली शिलालेख गुरु का होना कितना भाग्यशाली है। जब वे अपने ताबीज फेंकते तो उन्हें अच्छा लगता। ये जानना जरूरी था कि दूसरी टीमें इस तरह के उच्च गुणवत्ता वाले ताबीज का इस्तेमाल आंखों में आंसू भरकर करती थीं। जब वे इसे फेंकते थे तो यह मांस काटने जैसा दर्दनाक होता था। किन युन धीरे धीरे राक्षसी ड्रैगन शेरों के समूह के पीछे पीछे चल रहा था और शाही आत्मा तोप की सीमा बनाए हुए था। साथ ही उसने राक्षसी ड्रैगन शेरों पर भी नजर रखी। ड्रैगन शेरों का सिर ड्रैगन जैसा था, पंजे ड्रैगन जैसे थे और शरीर काले ड्रैगन के शल्कों से ढका था। सबसे बड़ा शेर लगभग 40 से 50 मीटर लंबा था, जबकि सबसे छोटा शेर लगभग 1 दर्जन मीटर लंबा था। दूसरे जादुई जानवरों की तुलना में वे बहुत बड़े थे। उसे ये तो पता नहीं था कि ड्रैगन शेर कैसे लड़ते हैं, लेकिन उसे लगता था कि इस आकार का जादुई जानवर असंभव रूप से फुर्तीला होगा। ड्रैगन शेर की रक्षा बहुत मजबूत होती है, उन्हें लड़ने से डरना नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब वे लड़ रहे होते हैं तो उनका शरीर तेजी से नहीं हिल सकता। वे अपने शरीर का केवल एक हिस्सा ही हिला सकते हैं। किन युन ने ड्रैगन शेर की पूंछ को देखा और गहरी सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, ड्रैगन शेर की पूंछ बहुत लचीली होनी चाहिए। यह उनके आक्रमण के तरीकों में से एक है। राक्षसी ड्रैगन शेर की पूंछ इतनी सख्त नहीं थी, बल्कि वह चाबुक की तरह मुलायम थी। इसके अलावा उसकी पूंछ पर कई तीखे कांटे थे। अगर पूंछ से उसे चोट लगती तो उसका शरीर फट जाता। बूढ़े टैन और बाकी लोग बहुत अनुभवी हैं, उन्हें ड्रैगन की पूंछ से खतरे का अंदाजा हो जाना चाहिए। किम यून ने आराम से सांस ली और शरीर को आराम दिया। दूर से खड़े दर्शक भी गंभीरता से तमाशा देख रहे थे। हालांकि वे ड्रैगन शेरों पर हमला नहीं कर रहे थे, फिर भी वे अविश्वसनीय रूप से घबराए हुए थे। बूढ़े टैन और अन्य लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब वे ड्रैगन शेर से 100 मीटर दूर होते तो वे आगे की ओर दौड़ पड़ते। गर्जन। सैकड़ों शेरों ने ओल्ड टैन और अन्य लोगों की आभा को महसूस किया और उसी समय स्वर्ग को हिला देने वाली दहाड़ लगाए। उस अजगर जैसी दहाड़ ने दूर से देखने वाले सभी लोगों को चौंका दिया। हालांकि वे हजारों मीटर की दूरी पर थे, फिर भी वे इस तरह की प्रभावशाली आभा से भयभीत थे। जहां तक ओल्ड टैन और अन्य लोगों का सवाल है जो ड्रैगन लान के सबसे करीब थे, तो उसका उल्लेख करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही राक्षसी ड्रैगन शेरों का समूह दहाड़ रहा था, वे अतुलनीय भय से भर गए। हालांकि वे इतनी दूर आ चुके थे, इसलिए उनके पास हिम्मत जुटाकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें खुद पर और अपने साथियों की ताकत पर भी भरोसा था। किम युन ने सबसे पहले हमला किया। उसने शाही तोप में 5 गोले दागे और 40 मीटर लंबे ड्रैगन शेर के सिर पर निशाना साधा। रू तोपों के गोलों की एक श्रृंखला ड्रैगन शेर के सिर पर लगी, जिससे कुछ प्रकाश की किरणें निकलीं। इससे उत्पन्न विस्फोट 100 जानवरों की दहाड़ से कम नहीं था। ये कहना जरूरी था कि राक्षसी ड्रैगन शेर में ड्रैगन का खून था और वह एक साधारण जादुई जानवर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। किम युन ने एक ही बार में 5 तोप के गोले दागे। वह राक्षसी ड्रैगन शेर के सिर से सिर्फ खून की फुहारें ही निकाल पाया, लेकिन वह फटा नहीं। इस नौजवान ने तो बहुत सटीक निशाना लगाया। रॉयल स्पिरिट तोप पर उसका अच्छा नियंत्रण है। राक्षसी ड्रैगन शेर की एक आंख उड़ गई। मैंने अभी इस बच्चे को कम आंका था। अगर ओल्ड टैन इस लड़के को रॉयल स्पिरिट तोप पर नियंत्रण दे दें तो वे हमला करने के लिए जनशक्ति बचा पाएंगे। तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। दूर से देख रही भीड़ ने जब किम युन को तोप चलाते देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही ओल्ड टैन और अन्य लोग वहां पहुंचे, 4 ड्रैगन शेर, जिनमें से प्रत्येक 40 मीटर लंबा था, उनकी ओर दौड़े। तितर बितर हो जाओ, बूढ़ा टैन चिल्लाया। बूढ़ा तान, बूढ़ा झोऊ और झोऊ दा 3 अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। अन्य ड्रैगन शेर 100 से अधिक रैंक 9 ड्रैगन शेरों के साथ मंगलवार की ओर बढ़े। वहां 2 आत्मिक जानवर और कई 7वें या 8वें चरण के ड्रैगन शेर भी थे। राक्षसी ड्रैगन शेरों के इस समूह की भी अपनी रणनीति थी। मंगलवार को इतने सारे ड्रैकोनिक शेरों का सामना करने पर भी उसे जरा भी डर नहीं लगा, क्योंकि दूरी पर अभी भी किम युन मौजूद था। किम युन ने 5 तोप के गोले भरे और उन्हें उस विशालकाय ड्रैगन शेर पर दागा जो मंगलवार को हमला कर रहा था। बूम बूम बूम। किम युन का निशाना एक बार फिर ड्रैगन शेर की आंखों में लगा, जिससे उसकी एक आंख टूट गई। दहाड़ दहाड़ दहाड़। ड्रैगन शेरों का समूह भी पागलों की तरह दहाड़ने लगा, जिससे उनकी गति बढ़ गई। मंगलवार को उसने एक शरीर सुरक्षा तावीज फेंका, जिससे बड़े ड्रैगन शेर और बाकी छोटे शेरों पर ताला लग गया। तावीजों ने दसियों मीटर का क्षेत्र घेर लिया, लेकिन इससे सिर्फ एक बड़ा ड्रैगन और कुछ छोटे शेर ही ढके, इसलिए वह केवल 2 और फेंक सकता था। बड़े अजगर को बंद करने के बाद उसने पहले छोटे अजगरों को मार डाला और उसी क्षण किम युन ने एक और गोली चलाई। 5 और तोप के गोले बड़े ड्रैगन शेर की आंखें फट गईं। इससे ड्रैगन शेर ने धरती को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। बूढ़ा टैन और बाकी दोनों ज्यादा निश्चिंत थे, क्योंकि राक्षसी ड्रैगन शेर की गति तेज नहीं थी। वह मार्शल आर्ट के शक्तिशाली चाल कौशल का मुकाबला नहीं कर सकता था। राक्षसी ड्रैगन शेर बैंगनी बिजली उगलने में सक्षम था। उसे चकमा देने पर भी ध्यान देना था, वरना वह घायल हो जाता। किम युन ने जल्दी से तोपों से गोले भर लिए और मंगलवार को हमला कर रहे विशाल ड्रैगन शेर पर लगातार वार करता रहा। 20 राउंड के बाद शेर का सिर आखिरकार चकनाचूर हो गया और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। मंगलवार को पहले ही 5 बॉडी सिक्योरिंग तावीजों का उपयोग हो चुका था, इसलिए केवल 3 ही बचे थे। जहां तक किम युन का प्रश्न है, उसने टीम पर हमला कर रहे बड़े ड्रैगन शेर पर प्रहार करना जारी रखा। हजारों मीटर दूर से कई लोग जो कुछ देख रहे थे, उससे आश्चर्यचकित थे।
उन्होंने बॉडी सिक्योरिंग तावीज़ इस्तेमाल किया, एक बहुत ही उच्च स्तरीय बॉडी सिक्योरिंग तावीज़। ये बॉडी सिक्योरिंग तावीज़ कहाँ से आया, जो कुछ सेकंड के लिए अचेत कर सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने ड्रैगन शेरों की भीड़ पर हमला करने की हिम्मत की। उनके पास बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के शरीर सुरक्षा तावीज़ हैं। उनका निशाना राक्षसी क्रिस्टल अंडा है और बहुत मुमकिन है कि वे उसे हासिल कर लें। अया, हमने सचमुच गलती कर दी। तब तो शरीर को सुरक्षित रखने वाला ताबीज़ इस्तेमाल करना बहुत आसान है। बूढ़े टैन और बाकियों को शरीर सुरक्षित रखने वाला ताबीज़ कहाँ से मिला? ये किन यून ने दिया था। लैन फेंगजिन और कंपनी अनुमान लगा सकते थे कि किन यून ने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के बाहर परीक्षणों में पहले भी इस तरह के बॉडी सिक्योरिंग तावीज़ का इस्तेमाल किया था। वह बच्चा किन यून एक उच्च स्तरीय शरीर सुरक्षा तावीज़ बनाने में सक्षम है। स्टार जुवान वू अकादमी के एक बुजुर्ग ने तो उसे बाहर ही निकाल दिया। क्या बेवकूफ़ों का समूह है। हो जिंगफे खुद को कोसने से नहीं रोक सका। वह कभी स्टार जुवान वू अकादमी का उप प्राचार्य था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि किन यून के लिए उच्च स्तरीय आत्मा तावीज़ बनाने में सक्षम होने का क्या मतलब है। जियाओ युएलन ने जियाओ यांगलोंग को देखते हुए बार बार व्यंग्य किया। अब तुम्हें पता है कि किन यून और उसके साथी खुद को मौत के घाट नहीं उतारने वाले थे, है ना? अगर हम उसे उसके शरीर को सुरक्षित रखने वाले ताबीज़ के साथ अपनी टीम में शामिल कर सकें तो हमारे लिए और भी ज्यादा आत्मिक जानवरों को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। जियो यांगलोंग भावशून्य था, उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली थीं। उसके दिल में बहुत ईर्ष्या हो रही थी। किन यून की उम्र 20 साल भी नहीं थी और वह पहले से ही एक शिलालेख विशेषज्ञ था जो उच्च श्रेणी के आत्मिक ताबीज़ बनाने में सक्षम था। उसकी हैसियत एक मार्शल दाव साधक से कहीं बढ़कर थी। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के नेता ने आह भरते हुए कहा, किन यून वास्तव में एक दुर्लभ शिलालेख प्रतिभा है। देखो, सबसे बड़ा ड्रैगन शेर हमला कर रहा है। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। किन यून ने सबसे बड़े ड्रैगन शेर पर लगातार वार करने के लिए रॉयल स्पिरिट तोप का इस्तेमाल किया। उसने सारे तोप के गोले दाग दिए थे, लेकिन वह उसे मार नहीं सका। उसने शेर के सिर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही तोड़ा था। ऐसा नहीं था कि शाही आत्मा की तोपें पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थीं, बल्कि राक्षसी ड्रैगन शेरों के शरीर बहुत मजबूत थे। उनके शल्क मजबूत थे, उनका मांस सख्त था और उनकी हड्डियां अतुलनीय रूप से मजबूत थीं। मंगलवार ने कई छोटे ड्रैगन शेरों को मार डाला था। जब तक शेरों से कोई खतरा नहीं था, उसे शरीर की सुरक्षा करने वाले तावीज़ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने अपनी तोप का गोला दागना समाप्त कर दिया है, इसलिए मैं केवल आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे इसे जल्दी से समाप्त करना होगा और जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे को हटाना होगा। अगर ये लंबा खींच गया तो हमारे शरीर की सुरक्षा करने वाले तावीज़ खत्म हो जाएंगे। किन यून ने अग्नि मेघ चरणों का उपयोग किया और लगभग 10 सेकंड बाद वह मंगलवार के पीछे पहुंच गया। मंगलवार, ये रहे 5 शरीर रक्षक तावीज़, इन्हें ले लो। किन यून ने मंगलवार को शरीर रक्षक तावीज़ थमा दिया। हम कुछ देर के लिए बड़े ड्रैगन शेरों को रोक पाएंगे। बड़े ड्रैगन शेर में धारणा का उच्चतम स्तर और सबसे बड़ा खतरा था। यह मंगलवार की ओर बढ़ गया। उस बच्चे के पास तो और तोप के गोले नहीं हैं, वे तो जानवरों के झुंड की ओर बढ़ रहे हैं। क्या वे मरना चाहते हैं? उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी को 5 शरीर रक्षक ताबीज़ भी दिए। ये नन्हा सा बच्चा कहाँ से आ गया? लगता है शरीर रक्षक ताबीज़ तो बहुत हैं। मैंने तोप राजा ओल्ड टैम की टीम में इतने छोटे बच्चे के बारे में कभी नहीं सुना है। हर कोई मन ही मन शक कर रहा था। किन यून के हाथों में कई शरीर सुरक्षा तावीज़ थे। मंगलवार को भागकर बड़े ड्रैगन शेर को फुसलाकर भगा ले गया। इस तरह बड़ा ड्रैगन शेर समय पर वापस नहीं आ पाएगा। किन यून के सामने तो बस एक ही बड़ा ड्रैगन शेर था। बेशक किन यून को अभी भी 7वें या 8वें चरण के कई ड्रैगन दानव शेरों का सामना करना था। उसने अपनी आत्मा सार कृपाण निकाली और शाही आत्मा तकनीक का इस्तेमाल करके उन्हें काट डाला। 7वें या 8वें स्तर के ड्रैकोनिक शेर कई इंसानों के शवों को अपनी पीठ पर ढोते थे। ये शव उनकी पीठ से चिपके रहकर लंबे समय तक अपनी जगह पर रखे जा सकते थे। जब किन यून पर हमला करने की बात आए तो ये ड्रैकोनिक शेर बहुत लचीले नहीं थे। राक्षस जानवर का क्रिस्टल अंडा कहाँ है? झुंड में सिर्फ एक बड़ा ड्रैगन शेर बचा है। दूर से देखने वाले लोग हैरानी से भर गए। ये बच्चा जानवरों के झुंड में सफलतापूर्वक घुस गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह जानवरों का क्रिस्टल अंडा ढूंढ पाएगा। क्या इस गिरोह के पास जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा नहीं है? जरूर होंगे, वरना पहरा देने के लिए 2 ड्रैकोनिक शेर भी नहीं बचते। हर कोई बहुत चिंतित था क्योंकि वे अपनी आत्मा कलाकृतियों के माध्यम से जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे की खोज कर रहे थे। किन यून बड़े ड्रैगन शेर के बहुत करीब था। इसके अलावा उसके पास सैकड़ों निम्न स्तरीय ड्रैगन शेर भी थे। जियो युएलन और बाकी लोग किन यून के लिए बेहद घबराए हुए और चिंतित थे। किन यून के भीड़ में प्रवेश करने के बाद वह बड़ी चतुराई से उस बड़े ड्रैगन शेर से बचने में सक्षम हो गया, जो अपनी पीठ पर बड़ी संख्या में मानव लाशें ढो रहा था। मोमो, वह क्रिस्टल वाला जानवर का अंडा कहाँ है? मैं देख नहीं सकता। उसने जल्दी से अपने भंडार में बैठी परी को ध्वनि भेजी, फिर चुपके से उसे छोड़ दिया। परी किन यून के कपड़ों के नीचे छिपी हुई थी। जब उसने दरारों से बाहर देखा, उसने कहा, ये बड़े ड्रैगन शेर के पेट के नीचे है। इसे ध्यान से देखो। जब किन यून ने बड़े ड्रैगन शेर को उस पर हमला करते देखा तो उसने उसे रोकने के लिए जल्दी से एक शरीर सुरक्षा ताबीज फेंक दिया। मैं देख रहा हूँ, तो इसे ऐसे ही छिपाया गया था। उसने परी को अपने भंडार में रख लिया और अपनी आत्मासार तलवार को नियंत्रित करके बड़े ड्रैगन शेर की ओर उड़ने लगा। कृपाण उड़कर ड्रैगन शेर के पेट पर लगी। ड्रैगन शेर के पेट पर कुछ काला बलगम था जो शल्क जैसा था।
किन युन ने कृपाण को नियंत्रित किया और सावधानी से बलगम के उस गुच्छे को चीर डाला। तुरंत ही भीतर से सुनहरी रोशनी कौंधी। जानवर का क्रिस्टल अंडा सामने आया और वह सुनहरा था। हुआ, सब लोग डर के मारे चिल्ला उठे। ये तो एक जादुई ड्रैगन जानवर का क्रिस्टल अंडा था। बहुत से लोग बेहद उत्साहित थे और दौड़कर उस ओर जाना चाहते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक बार वे वहां पहुंच गए तो उनका सामना एक गुस्सैल विशाल ड्रैगन शेर से होगा। किन युन ने महान ड्रैगन शेर पर एक और ताबीज फेंका। इसके बाद उन्होंने इंपीरियल स्पिरिट तकनीक का उपयोग किया। अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति का उपयोग करके जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे को लॉक किया और उन्हें बलगम से अलग कर दिया। वहां कुल 10 जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे थे और यह पर्याप्त से अधिक था। अध्याय 292। किन युन और विशाल ड्रैगन शेर के बीच अभी भी कुछ दूरी बाकी थी। हालांकि जब उसने शाही आत्मा तकनीक का इस्तेमाल किया तो उसे 10 जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे हासिल करने के लिए उसके पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दूर से दर्शकों ने 10 सुनहरे जादुई क्रिस्टल अंडे किन युन की ओर उड़ते हुए देखे। कुछ बड़े जादुई ड्रैगन शेर एक ही समय में दहाड़ उठे क्योंकि जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे ले लिए गए थे। ड्रैकोनिक शेरों के इस समूह ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन युन के पास ऐसी कोई विधि होगी। पीछे हटो, बूढ़ा टैन दहाड़ा। किन युन ने अपने बगल में खड़े ड्रैगन शेरों को जमा देने के लिए 2 बॉडी सिक्योरिंग तावीज फेंके। उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल फ्लेम क्लाउड स्टेप्स करने के लिए किया और मूवमेंट तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया। जैसे ही वह ज्वाला मेघ चरणों के साथ बाहर निकला, उसका पूरा शरीर एक ज्वलंत बादल में लिपटा हुआ प्रतीत हुआ तथा उसका प्रभावशाली ढंग नृत्य कर रहा था। एक फुफकार के साथ उसका शरीर जमीन से उछल पड़ा। पलक झपकते ही वह किसी उल्कापिंड की तरह लगभग 200 मीटर ऊपर उछल गया। यह अद्भुत और आश्चर्यजनक था। ज्वाला बादल चरण, पूर्णता चरण, उल्का चरण। यांग शियुए ने कहा, वह वास्तव में ज्वाला बादल चरणों को पूर्णता तक विकसित कर सकता है। कई लोगों ने उसकी यह बात सुनी और वे खुद को रोक नहीं पाए और शोर मचाने लगे। इतनी शानदार मूवमेंट तकनीक वाकई इतनी डरावनी थी। एक पल में वह 200 मीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकता था। भाई यूं बहुत अद्भुत हैं। वे केवल 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में हैं और उनका फ्लेम क्लाउड स्टिप केवल एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है। जी वुफेग ने कहा और हंसे। इस आदमी का दिल मार्शल आर्ट्स में डूबा है। मार्शल आर्ट्स की उसकी समझ पीने के पानी जितनी चिकनी है। यह वाकई ईर्ष्या और जलन पैदा करता है। हो जिंगफेग ने आह भरी। किन युन ने उल्कापिंडों के आकार की सीढ़ियों का इस्तेमाल बहुत कम किया था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वह राक्षसी ड्रैगन शेरों की भीड़ के बीच में था, इसलिए उसके पास बचने के लिए उल्कापिंडों के आकार की सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह केवल 2 कदम चला और 300 मीटर दूर उड़ गया तथा अपने 3 आंतरिक कोर से अधिकांश ऊर्जा चूस ली। बूढ़े टैन और अन्य लोगों ने भी शेरों को रोकने और पीछे हटने के लिए शरीर को सुरक्षित रखने वाले ताबीज का उपयोग करना शुरू कर दिया। जल्द ही वे एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। बाकी शेरों के पास उन्हें पकड़ने का ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि अगर वे ऐसा कर पाते तो बाकी शेर भी मारे जाते। जब उन्होंने ओल्ड टैन और उसके साथियों को दूर जाते देखा तो देखने वालों के मन में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। समूह ने राक्षसी ड्रैगन शेर गिरोह पर सफलतापूर्वक एक आश्चर्यजनक हमला किया। उन्होंने उसके 10 जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे हासिल कर लिए थे और बिना किसी चोट के बच निकलने में भी कामयाब रहे। उनमें से एक भी घायल नहीं हुआ था। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वे इस पर विश्वास नहीं करते। जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे याद करके हर कोई भावुक हो गया। वह छोटा शैतान बहुत काम का था। मैंने पहले उसे सचमुच कम आंका था। हाँ, इस नन्हे से बच्चे की मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल बहुत तेज है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह ओल्ड डू की इंपीरियल स्पिरिट तकनीक होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि सिर्फ बूढ़े डू ने ही इसमें इतनी महारत हासिल की है। नहीं, बूढ़े के अलावा एक और व्यक्ति है जिसने बहुत अच्छी तरह सीखा है। वह व्यक्ति किन युन है। किन युन का उल्लेख सुनकर कई लोग दंग रह गए। किन युन बूढ़े डू का छात्र है। उसे कुछ समय पहले ही अकादमी से निकाल दिया गया था। अब उसका यहाँ होना कोई अजीब बात नहीं है। देखो, वहाँ 10 से ज्यादा लोग हैं। वे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से हैं। लगता है वे किन युन को पहचानते हैं। ये सचमुच वही छोटा सा दानव है। किन युन, मुझे तो लगा था कि वह बस एक बहुत ज्यादा प्रशंसित युवराज है, लेकिन किसने सोचा था कि वह इतना काबिल होगा। उनमें से कोई भी किन युन से अनजान नहीं था। आखिरकार वह तियान किन साम्राज्य का युवराज था। इसके अलावा उसने कई महान कार्य किए थे, इसलिए उसके कार्यों ने लोगों को पहले ही गहराई से प्रभावित कर दिया था। जियाओ यांगलोंग के दिल में एक अवर्णनीय क्रोध उमड़ पड़ा। उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। किन युन और उनके साथी आधे दिन से ज्यादा समय तक लगातार दौड़ते रहे। जब आसमान में अंधेरा छा गया तभी वे एक तहखाने में छिप गए। आराम करने के लिए वहां छिप गए। रास्ते भर वे एक शब्द भी नहीं बोले और दौड़ते रहे। एक तरफ उन्हें डर था कि शेर उन्हें पकड़ लेंगे, तो दूसरी तरफ उन्हें डर था कि दूसरी टीमें परछाई से उनका पीछा करेंगी। 10 राक्षसी ड्रैगन शेर अंडे कई लोगों के लिए जोखिम लेने के लिए पर्याप्त थे, विशेष रूप से इस तरह के अराजक स्थान पर। किन युन ने 10 ड्रैगन जानवर क्रिस्टल अंडे निकाले और मुस्कुराते हुए कहा, हम में से प्रत्येक के लिए 2। उनमें से 5 थे, प्रत्येक के लिए 2। मुझे सिर्फ एक चाहिए, दूसरा तुम्हारे लिए है। ओल्ड टैन ने कहा, तुमने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। तुम्हारे पास ढेर सारे बॉडी सिक्योरिंग तावीज न होते तो हम तुम्हारी मदद के बिना ड्रैगन लायंस के जादुई जानवरों के अंडे हासिल नहीं कर पाते। लेकिन मैं तुम्हारे बिना सफल नहीं हो सकता। हम एक छोटी टीम है और टीम वर्क बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछली लड़ाई में सभी ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। किन युन ने जवाब दिया। एल्डर झोंग ने कहा,
ए यून, मुझे भी एक चाहिए। तुम्हें हमारे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों मार्शल दाव में प्रवेश कर चुके हैं और तुम अभी केवल 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में हो। तुम्हें इन संसाधनों की हमसे भी ज्यादा जरूरत है। इसके बाद झो दाव और ट्यूसडे ने भी क्रमिक रूप से कहा कि वे केवल एक ही चाहते हैं। बूढ़ा तान मुस्कुराया और बोला, अयून, तुम एक शिलालेख गुरु हो। भविष्य में तुम्हें निश्चित रूप से और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसे ऐसे समझो जैसे हम तुम्हें शिलालेखों के दाव को अच्छे तरीके से विकसित करने में मदद कर रहे हैं। अगर तुम भविष्य में और भी मजबूत शिलालेख गुरु बन गए तो हमें मत भूलना। बिल्कुल नहीं, किम यून मुस्कुराया। तो मैं तुम्हारे अच्छे इरादों को ठुकराऊंगा नहीं। तुम सब मेरे दोस्त हो। अगर भविष्य में मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। ओल्ड टैन और अन्य सभी ने महसूस किया कि एक वफादार और समर्पित शिलालेख मास्टर द्वारा उन पर एहसान करना एक सार्थक सौदा था। अंततः किम यून को ड्रैगन शेर के 6 जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे प्राप्त हुए। चलो पहले आराम करते हैं और ड्रैगन सिटी की अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यूं, अब जब तुम्हारे पास ड्रैगन बीस्ट का अंडा है तो तुम उस डायन डॉक्टर से जरूर अपने लिए दवा बनवा सकती हो। बूढ़ा टैन हंसा। बूढ़े टैन, मुझे अपनी रॉयल स्पिरिट तोप उधार दो। मैं इसका ठीक से अध्ययन करना चाहता हूँ। किम यून ने रॉयल स्पिरिट तोप निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, इस बंदे ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। बात बस इतनी है कि तोप के गोले ज्यादा मजबूत नहीं हैं। अगर मैं एक शक्तिशाली तोप के गोले को निखार सकूं तो मैं कुछ ही तोप के गोलों से एक बड़े ड्रैगन शेर को मार सकता हूँ। बूढ़े टैन ने अफसोस से कहा, तुम इसे अध्ययन के लिए ले जा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम रॉयल स्पिरिट तोप को बेहतर समझ पाओगे और मुझे इसका और भी बेहतर इस्तेमाल करने दोगे। ये तोप ओल्ड टैन को एक वरिष्ठ से विरासत में मिली थी। वह कोई शिलालेख विशेषज्ञ नहीं था और उसे परिष्कृत करना नहीं आता था। रॉयल स्पिरिट तोप के बारे में उसकी समझ सीमित थी और उसे हमेशा लगता था कि वह रॉयल स्पिरिट तोप की पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। बूढ़े झोल ने कहा, रॉयल स्पिरिट तोप में मूल रूप से गोले के ब्लूप्रिंट थे, लेकिन वे खो गए हैं। इसीलिए बूढ़े टैन के तोप के गोले कमजोर हैं। इतना कमजोर तोप का गोला कई आत्मिक जानवरों से निपट सकता है। किम यून ने शाही आत्मा तोप को तहखाने के एक भंडारण कक्ष में ले जाकर पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया। छोटी परी सुंदरी। किम यून ने परी को छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें इस पर लिखे सभी शिलालेख याद हैं? मोमो ने स्पिरिट तोप को देखा और तोप की नली के अंदर रेंगने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज पर जो लिखा है वो जुवान टिया का है। मुझे शायद बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। मोमो ने कहा, ये जुवान टिया के शिलालेख हैं। किम यून घबरा गया। इसका मतलब ये था कि रॉयल स्पिरिट तोप को जुवान आर्टिफैक्ट में परिष्कृत किया जा सकता था, लेकिन विभिन्न पहलुओं में इसकी कमी के कारण इसे केवल रॉयल ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट में ही परिष्कृत किया जा सका। ठीक है, जल्दी से इसे लिख लो, किम यून ने उत्साहित होकर कहा। मोमो ने सिर हिलाया और हवा में तैरने लगी। उसकी गहरी हरी आंखों से हरी रोशनी की 2 किरणें निकली, जिन्होंने पूरे स्पिरिट कैनन को घेर लिया। क्या ये पर्याप्त है? किम यून ने आश्चर्य से पूछा। भाई यून, एक जादुई जानवर क्रिस्टल अंडा निकालो और इसे मेरे नीचे रख दो। मोमो फुसफुसाया। किम यून ने एक जादुई जानवर क्रिस्टल अंडा निकाला और उसे उसके नीचे रख दिया। परी जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडे पर उतरी और उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी ऊर्जा तुरंत वापस आ गई। उसका शरीर बहुत छोटा था, केवल एक हथेली के आकार का, लेकिन जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा 1 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। वह क्रिस्टल अंडे के ऊपर ऐसे खड़ी थी मानो किसी पहाड़ी की चोटी पर खड़ी हो। इसमें कितना समय लगेगा? किम यून ने पूछा। कुछ घंटे। मोमो जमीन पर पड़ी रॉयल स्पिरिट तोप को घूरती रही। उसकी आंखें झपक नहीं रही थीं और वह काफी थकी हुई लग रही थी। किम यून ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। 1 घंटे बाद जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा भी पत्थर में बदल गया और उसमें कोई ऊर्जा नहीं रही। किम यून ने जल्दी से एक और अंडा निकाला और उसे बदल दिया। उसे थोड़ी चिंता थी कि जादुई जानवर के क्रिस्टल के अंडे मोमो के लिए काफी नहीं होंगे और हो सकता है कि सारे अंडे इस्तेमाल हो जाएं। मोमो ने शुरू में सोचा था कि अगर यह सिर्फ एक आत्मा का शिलालेख होता तो उसके लिए सफल होना आसान होता। उसने कभी नहीं सोचा था कि शाही आत्मा तोप पर सभी शिलालेख जुबान टिया पर होंगे। किम यून पहले यही मानता था कि शाही आत्मा तोप पर लिखे शिलालेख सिर्फ शाही दर्जे के आत्मा शिलालेख हैं। अगर मोमो न होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि ये बेहद दुर्लभ जुबान शिलालेख थे। पलक झपकते ही कई घंटे बीत गए और अंततः मोमो ने रॉयल स्पिरिट तोप के सभी शिलालेखों को सफलतापूर्वक याद कर लिया। जब तक वह इच्छुक थी, वह अपनी आंखों से दर्ज जुबान शिलालेखों को मुक्त कर सकती थी और उन्हें अंधेरे में प्रकाश के धागे के रूप में प्रस्तुत कर सकती थी। मोमो के खाने के लिए इस्तेमाल किए गए जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडों की मात्रा भी भयानक थी। कुल मिलाकर 7 जादुई जानवर के क्रिस्टल अंडों का इस्तेमाल किया गया था। अब सिर्फ एक ही बचा था। किम यून पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था, इसलिए उसे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमो ने 6 ड्रैगन बीस्ट क्रिस्टल अंडे इस्तेमाल नहीं किए। ये पहले से ही काफी अच्छा था। मोमो, यह आपके लिए कठिन रहा है, किम यून ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मेरे पास समय होगा तो मैं रॉयल स्पिरिट तोप के शिलालेखों का अध्ययन करूंगा। यह कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मैंने जादुई जानवर के ढेर सारे क्रिस्टल अंडे इस्तेमाल कर लिए। मोमो ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। भाई यून, अभी एक और जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा बचा है। यह मेरे लिए 1 महीने तक खाने के लिए काफी है। किम यून ने रॉयल स्पिरिट तोप ली और कहा, मेरे पास अभी भी आपके खाने के लिए 6 ड्रैगन जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे हैं।
ऐसा नहीं चलेगा। ड्रैगन बीस्ट क्रिस्टल अंडा भाइयों के लिए बहुत मददगार है। मैं ड्रैगन बीस्ट क्रिस्टल अंडा खाने के बजाय पेट दर्द करने वाला क्लास 8 मॉन्स्टर कोर खाना ज्यादा पसंद करूंगा, मोमो ने दृढ़ता से कहा। किन्यू ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा, मेरी प्यारी, चिंता मत करो, भाई यूं तुम्हारे पेट में दर्द नहीं करवाएगा। भले ही मुझे जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा न मिले, लेकिन मैं एक आत्मा जानवर का कोर तो ला ही सकता हूँ। कुछ समय तक किन यून का पीछा करने के बाद मोमो को किन यून की ताकत का एहसास हुआ। उसने कम समय में ही इतने सारे जादुई जानवरों के क्रिस्टल अंडे हासिल कर लिए थे, इसलिए उसे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने की चिंता नहीं थी। किन यून और ओल्ड टैन ने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले पूरे एक दिन आराम किया। रास्ते में किन यून ने ओल्ड टैन को रॉयल स्पिरिट तोप लौटा दी। साथ ही उसने उसे बताया कि तोप पर लिखे सभी शिलालेख जुबान स्तर के थे। बूढ़ा तान हैरान और उत्साहित हो गया जब उसे पता चला कि उसकी शाही आत्मा तोप में जुबान कलाकृति बनने की क्षमता है। उसे सचमुच उम्मीद थी कि किन्यू जल्दी परिपक्व हो जाएगा और शाही आत्मा तोप को जुबान कलाकृति में बदलने में उसकी मदद करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 या 6 दिनों में हम ड्रैगन सिटी पहुंच जाएंगे। वह भी जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता था। अध्याय 293। किन्यून लंबे समय से ड्रैगन सिटी देखने के लिए तरस रहा था। वह पहले क्षेत्र में स्थित अभयारण्य को जल्दी से देखना चाहता था। ऐसा कहा जाता है कि पहले शहर के सबसे शक्तिशाली लोग इस ड्रैगन सिटी की रक्षा के लिए एकत्र हुए थे। ड्रैगन सिटी में कई छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ हैं, एल्डर झोंग ने कहा। हालांकि हम मार्शल दाओ क्षेत्र में हैं, फिर भी हमें अंदर बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ड्रैगन सिटी में कई लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। उनमें से कुछ के पास तो अनोखे हुनर भी हैं। क्या कोई ड्रैगन सिटी में प्रवेश कर सकता है? किन यून ने पूछा। उन्होंने इस शहर को बड़ी मेहनत से बनाया है, इसलिए उन्हें शहर को सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से शुल्क लेना होगा। ये तो पक्का है। आमतौर पर जब भी कोई अंदर आता वे कर वसूलने के अलावा 8वीं सीढ़ी का एक जादुई कोर भी इकट्ठा कर लेते। बूढ़े टैन ने कहा, कक्षा 8 का जादुई क्रिस्टल हमारे लिए कुछ भी नहीं है। किन यून के पास कक्षा 8 के कुछ जादू कोर थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। यह अफसोस की बात है कि हम ड्रैगन शेर का शव नहीं पा सके। एल्डर झोंग ने आह भरी। ड्रैगन शेर के शरीर पर हर जगह खजाने छिपे हैं। अगर इसे अहयून को परिष्कृत करने के लिए दे दिया जाए तो ये सबसे अच्छा होगा। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें संतुष्ट होना चाहिए कि हमें ड्रैगन लान का क्रिस्टल अंडा मिल गया है। उस समय स्थिति इतनी गंभीर थी कि हमारे लिए कुछ और करना असंभव था। उन्होंने ये भी महसूस किया कि यह अफसोस की बात है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए शेरों के शवों को इकट्ठा करने के लिए वास्तव में अधिक समय नहीं था। एल्डर झोंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आह यूं, तुम वाकई खुले विचारों वाली हो। मैं तो इस बारे में बहुत समय से सोच रहा था। ड्रैगन सिटी पहुंचने के बाद हमें अपनी पहचान छिपाने की पूरी कोशिश करनी होगी। बेहतर होगा कि कोई हमें पहचान न पाए। हमें ड्रैकोनिक शेरों के जादुई जानवरों के अंडे मिल गए हैं। यह ऐसी चीज है जिसके लिए बहुत से लोग तरसेंगे। बूढ़े टैन ने उसे याद दिलाया। जब वे ड्रैकोनिक शेरों के समूह से लड़ रहे थे तो कई लोग किनारे से उन्हें देख रहे थे। उन लोगों में कई विशेषज्ञ भी थे और उनमें से ज्यादातर पहले भी ड्रैगन सिटी जा चुके थे। यदि लोगों का वह समूह ड्रैगन सिटी में वापस लौटता तो वे निश्चित रूप से ये खबर फैलाते। ओल्ड टैन के पास रॉयल स्पिरिट तोप होने की वजह से उसकी ख्याति कम नहीं थी। बहुत से लोग उसे पहचानते थे और वह अपनी पहचान छिपाने पर सबसे ज्यादा ध्यान देता था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद किन यून ने अंततः ड्रैगन सिटी को देखा। ड्रैगन सिटी की दीवारें 100 मीटर ऊंची और चांदी सफेद रंग की थीं। वे बहुत मजबूत दिखती थीं। शहर बहुत बड़ा था और कहा जाता था कि उसमें 10 लाख लोग रहते थे। पहले शहर में बचे हुए अधिकांश पावर हाउस वर्तमान में ड्रैगन सिटी में थे। बूढ़ा तान आगे आगे चला और किन यून तथा उसके साथियों को एक छोटे से दरवाजे तक ले गया। अगर उसे इस दरवाजे से गुजरना होता तो उसे अंदर जाने के लिए नीचे झुकना पड़ता। ऐसा जादुई जानवरों को अंदर आने से रोकने के लिए किया गया था। अगर द्वारपाल लापरवाह भी हो तो बड़े जादुई जानवरों के लिए इस दरवाजे से गुजरना मुश्किल होगा। अगर कोई छोटा जादुई जानवर अंदर चला जाए तो उससे निपटना आसान होगा। उन्होंने 8वीं सीढ़ी के जादुई कोर निकाले और उन्हें पहरेदारों को सौंप दिया और बिना किसी बाधा के शहर में प्रवेश कर गए। ड्रैगन सिटी के अंदर कई लोहे की इमारतें थीं जो दर्जनों मीटर ऊंची और 100 मीटर ऊंची थीं। जाहिर है ये जानवरों के झुंड को रोकने के लिए बनाई गई थीं। अगर कोई जादुई जानवर हमला करता तो वह इतनी जल्दी नष्ट नहीं होता। जैसे ही किन यून ने प्रवेश किया वह कई शानदार इस्पात इमारतों और विशाल लोहे के महलों को देखकर दंग रह गया। हालांकि दिव्य शिलालेख महल का मुख्य शाखा हॉल अद्भुत था, फिर भी यह सबसे भव्य महलों में से एक था। ड्रैगन सिटी में चांदी के स्पिरिट आयरन से बने कई महल थे। पहले शहर में वास्तव में बहुत सारे संसाधन हैं। किन यून एक नज़र में बता सकता था कि यहाँ की कई इमारतें महान संरचनाओं, विशेष रूप से महान हॉल द्वारा संरक्षित थीं। बूढ़े टैन ने कहा, पहला शहर प्रतिभाओं से भरा हुआ है। बहुत से लोगों की मृत्यु के कारण बहुत सारे संसाधन इकट्ठा किए गए। इस जगह की प्रमुख शक्तियां अक्सर संसाधन इकट्ठा करने के लिए 1000 से ज्यादा लोगों को बाहर भेजती थीं। बाहर के कई घर नष्ट कर दिए गए थे और बहुत सी चीजें गोदामों में छिपाकर इकट्ठा कर ली गई थीं। 1000 से अधिक सदस्यों वाला एक संघ और वे भगोड़ों का एक समूह थे। वे निश्चित रूप से किसी भी चीज से डरते नहीं थे। तो फिर यहाँ की मुद्रा क्या है? क्या वह भी क्रिस्टल का सिक्का है? किन यून ने पूछा। क्रिस्टल या बैंगनी क्रिस्टल सिक्का? आखिरकार इस संरचना को बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में क्रिस्टल सिक्कों की जरूरत होती है।
एल्डर झोउ ने कहा, क्रिस्टल सिक्कों से यहाँ बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती हैं, जैसे जादुई जानवरों के अंडे। आप इन्हें यहाँ से भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं, शायद कुछ $100 मिलियन प्रति सिक्का। किन यून के पास ज्यादा क्रिस्टल सिक्के नहीं थे। अगर वह उन्हें खरीदना भी चाहता तो उसके पास इतने क्रिस्टल सिक्के नहीं होते। चलो उस जादूगर को ढूंढते हैं। शहर से बाहर पहुंचकर उन्होंने एक साधारण भेष धारण करना शुरू किया, खासकर बूढ़ा टैन, जिसने खुद को एक बहुत बूढ़े आदमी का भेष धारण कर रखा था। बूढ़े झोउ ने कहा, हम तब नहीं जाएंगे, हम थोड़ा घूमेंगे और फिर स्वर्गीय न्याय सराय में चले जाएंगे। जब समय आए तो हमें ढूंढने वहां चले जाना। बूढ़े टैन ने सिर हिलाया और किन यून से कहा, आह यून, हम दोनों चलेंगे, मेरे पीछे पीछे आना। बूढ़े झोउ और उसके बेटों को विदाई देने के बाद किन यून और बूढ़े टैन एक संकरी गली से होते हुए शहर के उत्तरी भाग की ओर चल पड़े। संकरी गलियां शोर और उत्साह से भरी हुई थीं। वहां तरह तरह की जादुई जानवरों की हड्डियां, तरह तरह के अजीबोगरीब दिखने वाले जादुई कोर और तरह तरह की सजावटी जादुई जानवरों की खालें थीं। वे सभी जादुई जानवरों से जुड़ी चीजें बेच रहे थे। जादुई जानवरों के कई प्रकार हैं। किन यून मदद नहीं कर सका लेकिन कहा। बूढ़े टैन ने कहा, हाँ, खासकर पहले शहर में तरह तरह के जादुई जानवर थे। जादुई जानवरों ने कई इंसानों को मार डाला था और इंसानों ने भी कई जादुई जानवरों को मार डाला था। हालांकि जादुई जानवरों की प्रजनन दर बहुत तेज होती है और जो जादुई जानवर पैदा हुए थे वे सभी बहुत ताकतवर थे। यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना इंसानों से की जा सके। मास्टर टैन, वो जादूगर कहाँ है? उसे देखने में कितना समय लगेगा? किन यून ने पूछा। अब उसने बूढ़े टैन से बात करने का तरीका बदल दिया था। जल्द ही वह यहीं छिप जाएगा, क्योंकि उसे तरह तरह की जादुई दवाइयां बनाने के लिए ढेर सारी सामग्री चाहिए। बूढ़ा टैन मुस्कुराया। उसका नाम वू शियांग है, वह यहाँ काफी मशहूर है। थोड़ी देर चलने के बाद बूढ़े टैन ने किन यून को हाथ हिलाकर एक गली में प्रवेश किया। वह गली में कुछ चक्कर लगाता रहा और कई घरों के दरवाजों से गुजरा। कुछ चक्कर लगाने के बाद वह एक छोटे से आंगन वाले घर के पास पहुंचा। दरवाजा बहुत खास था। उस पर एक जादुई जानवर की खोपड़ी लटकी हुई थी, लेकिन वह एक सुअर का सिर था जिसके 2 लंबे सफेद दांत थे। यह महान मास्टर वू वास्तव में विशेष है। किन यून ने सुअर के सिर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। अचानक सुअर के सिर के ऊपरी और निचले जबड़े हिल गए और वह बोल भी सका। ये कौन है? किन यून घबरा गया। मैं हूँ टैन। बूढ़ा टैन मुस्कुराया और बोला, मैं एक छोटे दोस्त को लाया हूँ। पिछली बार जिक्र किया था, याद है? जंगली सुअर की आंखें खाली थीं, तभी हरी रोशनी के 2 गोले प्रकट हुए। उन्होंने किन यून और बूढ़े टैन को घेर लिया। टैन, ठीक है, तुम दरवाजा खोलकर अंदर आ सकते हो। बूढ़े टैन ने जल्दी से दरवाजा खोला और किन यून को जल्दी से अंदर आने के लिए कहा। किन यून के अंदर जाने पर उसने ईंटों से बने रास्ते के दोनों ओर कंकालों की 2 कतारें खड़ी देखीं। उन्हें इंसान नहीं कहा जा सकता था क्योंकि भले ही वे कंकाल इंसानों के थे, लेकिन उनके चारों हाथ, पैर और सिर इंसानी नहीं थे। वे सभी जादुई जानवरों के थे। ऐसा प्रतीत होता था कि यह मानव और पशु हड्डियों से बना है। पास मत आओ, ये हड्डियां बहुत मजबूत हैं। बूढ़े टैन ने धीमी आवाज में उसे चेतावनी दी। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक सजावट है। किन यून थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने लापरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वे झोपड़ी में दाखिल हुए और एक बड़े हॉल में पहुंचे। उन्होंने एक दुबले पतले बूढ़े आदमी को देखा जिसकी चोटी आसमान तक पहुंच रही थी। बूढ़ा आदमी सिर्फ किन यून की कमर तक ही पहुंच रहा था। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और जमीन को छू रही थी। उसकी ऊंची चोटियां भी अनोखी थीं क्योंकि उनमें कई रंग बिरंगे धागे गुंथे हुए थे। पता नहीं वे क्या थीं। ये छोटा बूढ़ा आदमी वू शियांग नाम का एक जादूगर था। हालांकि वह छोटा और दुबला पतला था, फिर भी बहुत ऊर्जावान लग रहा था। उसकी मुस्कुराती बूढ़ी आंखें चमकीली और रोशनी से भरी थीं। यह अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी बहुत विनम्र लग रहा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए बैठिए। किन यून और ओल्ड टैन तुरंत बैठ गए। कुर्सियां जानवरों की हड्डियों से बनी थीं। हॉल में कई चीजें बर्फ सी सफेद जानवरों की हड्डियों से बनी थीं, जिससे लोगों को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। टैन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तुम अभी जवान हो, लेकिन तुम शुरुआती स्तर के शिलालेखों के उस्ताद हो। तुम तो एक मध्यम दर्जे का शरीर सुरक्षा तावीज भी बना सकते हो। चुड़ैल ने दिलचस्पी से किन यून को देखा। एल्डर वू, अब मैं एक उच्च गुणवत्ता वाला शरीर सुरक्षा तावीज तैयार कर सकता हूँ। किन यून ने बोलते हुए अपना गड़ा हुआ उच्च गुणवत्ता वाला शरीर सुरक्षा तावीज निकाला और वू शियांग को दे दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह एल्डर वू के लिए मेरी शुभकामनाओं का उपहार है। वू शियांग चौंक गया। उसने जल्दी से हड्डी का ताबीज उठाया और उसे अपनी आंखों के सामने रखा, लगभग छूते हुए। स्तर 5 अति सुंदर, क्या तुमने वास्तव में इसे बनाया है? वू जियांग ने आश्चर्य से पूछा, इस स्तर की कुशलता से भयभीत। हाँ। किन यून भी मन ही मन हैरान था, ये सोचकर कि डायन डॉक्टर सीधे सीधे बारीकियों का स्तर देख सकता है। जाहिर था कि उसने भी इन अजीबोगरीब नक्काशी पर काफी रिसर्च की थी। क्या तुम मेरे लिए एक बना सकते हो? वू शियांग ने कहा, मुझे पता है, तुम मुझे ढूंढने आए हो क्योंकि तुम मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रखने के लिए मेरी मदद चाहते थे। कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत रहो। ये सुनकर किन यून को राहत मिली। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं अभी एक बनाऊंगा। टैन, अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम टहलने जा सकती हो। चिंता मत करो, मैं इस बच्चे को नहीं खाऊंगा। वू शियांग की बातें सुनकर किन यून के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़ा टैन हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं आह यून को यहीं रहने दूंगा।
मैं बाद में आऊंगा। वू शियांग बूढ़े टैन को बाहर भेजने गया, लेकिन जैसे ही वह लौटा उसने देखा कि किन यून एक काम की मेज और एक तैयार हड्डी का बोर्ड लेकर आया है। वह आत्मा के शिलालेख लिखने के लिए तैयार था। मैं अब शुरू करता हूँ। किन यून ने मानसिक अनुनाद जुबान पेन निकाला। जैसे ही वह आत्मा का चिन्ह अंकित करने वाला था, उसने एक अजीब सी चीख सुनी। ये तो शिलालेख आत्मा है, जानवर राजा। वू शियांग इतना चौंक गया कि उसकी आंखें घूम गईं। जुबान पेन की ओर इशारा करते हुए उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। किन यून भी घबरा गया। जानवर राजा उसका सबसे बड़ा राजदार था, लेकिन अब उसकी पोल खुल चुकी थी। बड़े वू, आप इस बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते। किन यून ने चिंता से कहा। चिंता मत करो, अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी मैं जानवर राजा की आत्मा का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। वू शियांग ने कुछ गहरी सांसें लीं और आह भरी। इस तरह किन यून को काफी राहत महसूस हुई। उसने कहा, इस पेन की वजह से ही मेरी सटीकता में सुधार हुआ है। पहले मैं तीसरे या चौथे स्तर के बीच ही था। बस बहुत हो गया। वू शियांग ने कहा, तुम्हें इसे बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम इतनी सटीकता से दवा बना सकते हो। मैं अगली बार तुम्हारे लिए दवा बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे लिए 2 ताबीज बनाओगे। अध्याय 294। किन यून ने शुरू में सोचा था कि वह जादुई जानवर के क्रिस्टल के अंडों का इस्तेमाल सेवा के बदले करेगा। अब वह सिर्फ 2 तावीज बनाने में मदद कर रहा था। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तावीज बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? यह इतना मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि तुम इसे कर पाओगे। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें पहले मार्शल दाव क्षेत्र में कदम रखने दूंगा। इस तरह तुम इसे आसानी से बना पाओगे। वू शियांग हंसा। उसने अपने भंडारण उपकरण से एक बड़ा बर्तन निकाला। किन यून को नहीं पता था कि अंदर क्या है, लेकिन वह बिल्कुल काला था। किन यून ने पूछा, बड़े वू, अपनी क्षमता से आपको एक और भी बेहतर शिलालेख गुरु मिल जाना चाहिए जो आपको एक आत्मा ताबीज बनाने में मदद कर सके। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? वू शियांग ने एक छड़ी निकाली, बर्तन में काले तरल को हिलाया और कहा, क्योंकि मैं शिलालेखों पर विश्वास नहीं करता। मुझे चिंता है कि वे मेरा आत्मा शिलालेख चुरा लेंगे। किन यून और भी हैरान हो गया। उसने फिर पूछा, तो क्या मैं भरोसेमंद हूँ? वू शियांग ने सिर हिलाया और कहा, मैं लोगों को बिल्कुल सही सही नाप सकता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। और तो और, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत अच्छे आत्मा चिन्ह हैं, इसलिए तुम्हें मेरे आत्मा चिन्हों की परवाह नहीं होगी। जहाँ तक अन्य शिलालेख गुरुओं की बात है, उनके पास जो आत्मा शिलालेख हैं, वे बहुत कमजोर हैं। अगर उन्हें मेरे आत्मा शिलालेख मिल जाएं, तो वे जरूर मेरे आत्मा शिलालेख बेच देंगे। उसके बाद वे शहर में सभी को मेरे आत्मा शिलालेखों के बारे में बता देंगे। चूंकि आपने कई उच्च श्रेणी के आत्मा शिलालेखों को समझ लिया है, इसलिए आप निश्चित रूप से इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे। बड़े वू, चिंता मत करो, मैं यूं ही तुम्हारे आत्मा चिन्हों को फैला नहीं दूंगा। किन यून मुस्कुराया। दुर्लभ वस्तुएं मूल्यवान होती हैं। अगर कोई आत्मा चिन्हों में निपुण हो जाए तो ऐसे आत्मा चिन्हों से बने ताबीज का कोई मूल्य नहीं होगा। वू शियांग ने भी सिर हिलाया और मुस्कुराया, यह सही है, ये सच है। बड़े वू, क्या इस बर्तन में जो चीज है वह वही औषधीय द्रव है जो आपने बनाया है? इसमें क्या क्या सामग्री है? किन यून ने उत्सुकता से उस काली वस्तु को देखते हुए पूछा। रहस्य, खैर चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार्शल दाव क्षेत्र में कदम रखने में जरूर मदद करूंगा। वू शियांग ने आत्मविश्वास से कहा। किन यून टब के पास खड़ा होकर वू जियांग को दवा बनाते हुए देख रहा था। वू शियांग ने घड़े को हिलाया और बीच बीच में उसमें कुछ और औषधीय द्रव्य भी डाले। वे सभी रंग बिरंगे थे और उनकी गंध बहुत अजीब थी, और किन यून को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या हैं। मूलतः बर्तन के अंदर का काला और चिपचिपा तरल धीरे धीरे साफ हो गया। कितना अद्भुत, किन यून ने आश्चर्य से कहा। ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। वू जियांग हंसा और फिर बैंगनी लौ का उपयोग पानी में करने लगा। विशाल कुंड का पानी तुरंत उबलने लगा और फिर धीरे धीरे उसका रंग हल्का और गाढ़ा होता गया। कुछ ही पलों में वह एक पारदर्शी पेस्ट में बदल गया। वू शियांग ने एक बाल्टी भरी और उसे किन यून को दे दिया। अंदर एक गुप्त कक्ष है। अंदर जाने के बाद क्रिस्टल स्पिरिट दूध की बाल्टी को पानी में मिलाएं, फिर पानी में भिगोएं। कुछ दिनों की साधना के बाद आपके शरीर में वज्र का आंतरिक केंद्र दाव जीवन चिन्ह बनाने में सक्षम हो जाएगा और आप वज्र दाव केंद्र बनाने में सक्षम हो जाएंगे। किन यून ने क्रिस्टल दूध की बाल्टी उठाई। उसका दिल आश्चर्य से भर गया और उसने पूछा, इसे बनाना इतना आसान है? यह अंतिम मिश्रण प्रक्रिया है, जाहिर है ये तेज है। मैं काफी समय से ये सारी बेतरतीब चीजें इकट्ठा कर रहा था और अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। वू शियांग ने कहा, शुक्र है तुम जल्दी आ गए। अगर तुम और धीमे होते तो शायद तुम्हारे पास और कुछ नहीं बचता। गुप्त कक्ष में प्रवेश करते ही किन यून बेहद खुश हुआ। उसने एक बड़ा बाथटब निकाला और उसमें क्रिस्टल दूध डाला, फिर थोड़ा पानी डालकर खुद भीग गया। मुझे इसमें कुछ दिन भिगोना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये काम करेगा। बाथ बैरल में नहाते हुए किन यून ने बहते हुए क्रिस्टल मिल्क को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर बाद किन यून ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसे बहुत ठंड लग रही थी। क्या हो रहा है? कितनी ठंड है? चौंक कर उसने जल्दी से अपने शरीर के भीतर बैंगनी बिजली जैसी अग्नि शक्ति प्रवाहित की ताकि अवर्णनीय ठंडक बाहर निकल जाए। हालांकि ये पूरी तरह से बेकार था। मेरी लपटें सचमुच इतनी ठंड नहीं झेल पा रही हैं। किन यून घबरा गया। जैसे ही वह बाथटब से बाहर निकलने वाला था, उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अकड़ गया है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जम गया हो, हिलने में असमर्थ हो। क्या इस बूढ़े ओझा को कोई समस्या है?
उसके मन में ये सवाल उठने से वह खुद को रोक नहीं पाया। इस समय वह न सिर्फ अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था, बल्कि उसकी चेतना भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। किन यून को बहुत ठंड और बेचैनी महसूस हुई। फिर धीरे धीरे उसकी चेतना चली गई और वह बाथटब में ही सो गया। 5 दिन बाद किन यून की नींद खुली। उसका शरीर जोर से कांप रहा था और उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा। वह अभी भी टब में था, लेकिन पानी सूख चुका था और एक बूंद भी नहीं बची थी। मैं पहले ठंड के कारण बेहोश हो गया था और फिर क्या हुआ? किन यून बाथटब से बाहर निकला और अपने कपड़े पहने। वह बेहद हैरान था जब उसने अपने तीनों वज्र आंतरिक कोर का निरीक्षण किया। उनमें से कोई भी टूटा नहीं था। हालांकि उसे फिर भी एक सुखद आश्चर्य का एहसास हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि वज्र के तीनों आंतरिक केंद्र मजबूत होने के संकेत दिखा रहे थे। तीनों वज्र के आंतरिक कोर की सतह पर बहुत ही उथले निशान हैं। ये महान दाव के जीवन के निशान होने चाहिए, लेकिन ये अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुए हैं और इन्हें औषधीय द्रव में और भिगोने की जरूरत है। किन यून को अब यकीन हो गया था कि वह अजीब औषधीय द्रव बहुत मददगार साबित होगा। हालांकि उसके पास 3 वज्र आंतरिक कोर थे। अगर वह उन सभी को वज्र आंतरिक कोर में बदल दे तो उसे और भी ज्यादा औषधीय द्रवों की जरूरत होगी। वू शियांग बाहर हॉल में कुछ कंकालों से खेल रहा था। जब उसने किन यून को बाहर आते देखा तो वह खुशी से झूम उठा। जैसे ही वह पास आया, उसने किन यून के शरीर में ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उसने आश्चर्य से कहा, तुमने कोई सफलता नहीं पाई। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे लग रहा है कि ये दवा बहुत काम की है। किन यून के लिए सच बताना आसान नहीं था। वह नहीं चाहता था कि दूसरों को पता चले कि उसके 3 आंतरिक वज्र कोर हैं। अजीब बात है, सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। वू शियांग ने भौहें चढ़ाईं। बड़े वू, मेरे पास सिर्फ एक आत्मा शिरा है। क्या इसका इससे कोई संबंध हो सकता है? किन यून ने पूछा। औषधीय द्रव में भीगते समय वह बेहोश हो गया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसकी 9 यांग दिव्य आत्मा 9 ऊर्जाओं को अवशोषित कर रही थी या नहीं। नहीं, मेरी दवा बहुत खास है और आत्मा की नस तक सीमित नहीं है। वू शियांग ने किन यून के चारों ओर चक्कर लगाया। उसकी गहरी, तीखी, बूढ़ी आंखें मानो किन यून के आर पार देख सकती थीं। उन्होंने अपनी ठुड्डी रगड़ी और उलझन भरे भाव से कहा, चूंकि ऐसा हुआ है तो बस एक ही संभावना है और वह ये कि आपने 2 वज्र आंतरिक कोर विकसित कर लिए हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि आपके डेंटियन में सिर्फ एक ही वज्र आंतरिक कोर है। किन यून का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वू शियांग ऐसी संभावना के बारे में सोचेगा। बड़े वू, मेरे पास 2 वज्र आंतरिक कोर हैं। कुछ देर सोचने के बाद किन यून फुसफुसाया, माफ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मेरा एक वज्र आंतरिक कोर मेरे बाएं हाथ पर है। वू शियांग ये भी जानता था कि किन यून स्वर्गीय सिंह कुलदेवता की साधना करता है। जब उसने किन यून की बातें सुनी तो पहले तो वह हैरान हुआ, फिर मुस्कुराया और बोला, ये ठीक है। ये वास्तव में ऐसी चीज नहीं है जो लीक हो सकती है। चूंकि तुम्हारे पास 2 वज्र आंतरिक केंद्र हैं, इसलिए मुझे तुम्हें एक और प्रकार की तरल औषधि बनाने में मदद करनी होगी, जिसे मैंने पहले कभी नहीं आजमाया। बड़े वू, आपको औषधीय द्रव तैयार करने में कितना समय लगेगा? किन यून ने पूछा। कुछ दिन, वू दाई ने कहा। अच्छा, चूंकि तुमने ही औषधीय द्रव्य बनाया है तो मैं तुम्हें वो 2 ताबीज बनाने में मदद करूंगा। अगर मैं अंदर न भी जा सकूं तो भी मैं वो 2 ताबीज बनाऊंगा। आखिरकार एल्डर वू ने भी तो बहुत सारी सामग्री खाई है। किन यून भी समय बचाना चाहता था और अगले कुछ दिनों का उपयोग वू जियांग के लिए ताबीज बनाने में करना चाहता था। वू जियांग ने हॉल में कुछ कदम आगे पीछे चलते हुए कहा, क्या आपको विश्वास है कि आप इसे बना सकते हैं? किन यून ने सिर हिलाया। मुझे अभी भी नहीं पता। मुझे तो उन शिलालेखों को देखने के बाद ही पता चलेगा। आप एक उच्च स्तरीय बॉडी सिक्योरिंग शिलालेख का उपयोग करके एक उच्च स्तरीय बॉडी सिक्योरिंग तावीज बना सकते हैं। बस इसी से यह स्पष्ट है कि आप एक अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम हैं। वू जियांग ने आगे कहा, मुझे आप पर विश्वास है, आप निश्चित रूप से ऐसा कर पाएंगे। उन्होंने एक बड़े जानवर की खाल निकाली और उसे एक गोल मेज पर रखते हुए कहा, इस उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट मार्क को देखो। क्या यह मुश्किल है? सच कहूं तो कई उच्च स्तरीय शिलालेख शिक्षक भी इसे बनाने में सक्षम नहीं हो सकते और केवल स्पिरिट लेवल के शिलालेख शिक्षकों में ही इसे बनाने का आत्मविश्वास होगा। सच कहूं तो ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरे शिलालेख गुरुओं पर भरोसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि उनमें उन्हें रचने की ताकत नहीं है। कई उच्च स्तरीय शिलालेख गुरु अधूरे हैं। किन यून ने मेज पर लगी अजीबोगरीब नक्काशी को गौर से देखा। वह उसमें पूरी तरह खोया हुआ था और उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। वू जियान उसे इसी तरह देखना चाहता था, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया और धैर्यपूर्वक बगल में इंतजार करने लगा। बड़े वू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन आत्मा शिलालेखों से बने इन आत्मा ताबीजों का क्या उपयोग है? किन यून ने गंभीरता से पूछा। ओह, मैं आपको नहीं बता सकता, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, वू जियांग ने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। किन यून ने फुसफुसाते हुए कहा, ये आत्मा के निशान हैं जो जीवन काल बढ़ाते हैं, है ना? वू जियांग का छोटा शरीर अचानक कांप उठा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पास भी इस तरह का कोई आत्मा का निशान है? वू जियांग बहुत हैरान हुआ। असंभव, इस तरह का कोई आत्मा का निशान बहुत पुराना है। इसे पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। किन यून ने कहा, ऐसे तावीज बनाने के लिए खास सामग्री की जरूरत होती है। अगर आपके पास वो सामग्री नहीं है तो इसे बनाना नामुमकिन है। वू जियांग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कार्डबोर्ड के 2 टुकड़े निकाले। किन यून ने उन्हें अपने हाथ में लिया और मन ही मन हैरान रह गया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि कार्डबोर्ड के दोनों टुकड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे लैन फेंगजिन ने उसे दिए थे। इस तरह की सामग्री बहुत दुर्लभ है। भले ही आपके पास जीवन आत्मा शिलालेख हो और कोई विशेष सामग्री न हो, फिर भी आप जीवन आत्मा तावीज को परिष्कृत नहीं कर पाएंगे। वू शियांग ने बेबसी से आह भरी और कहा, मैं मरने वाला हूँ, मेरी उम्र लगभग पूरी हो चुकी है। मैं सिर्फ इसी तरीके से अपना जीवन जारी रख सकता हूँ। अगर आप इसे सफलतापूर्वक कर पाए तो मैं 30-40 साल और जी पाऊंगा, वरना अगले 3-2 साल में बुढ़ापे से मर जाऊंगा। ये सामग्री तुम्हें कैसे मिली? किम यून बहुत उत्सुक था। मुझे भी नहीं पता। संक्षेप में, ये जीवन आत्मा चिन्ह हैं जो मुझे उनके साथ मिले थे। कुल मिलाकर ये केवल 5 हैं। बाकी 3 उत्पादन प्रक्रिया में हुई गलतियों के कारण बर्बाद हो गए। वू शियांग ने पीड़ा भरे भाव से कहा। किम यून ने कहा, बड़े वू, सच कहूँ तो मेरे पास भी ऐसा ही एक स्पिरिट मार्क है। हालांकि यह आपसे भी ज्यादा जटिल है। यह एक रॉयल ग्रेड लाइफ स्पिरिट मार्क है, लेकिन मेरी ताकत सीमित है। मैं केवल उच्च श्रेणी के स्पिरिट तावीज़ों को ही परिष्कृत कर सकता हूँ। वू शियांग ने जब ये सुना तो उसका क्षीण शरीर थोड़ा कांपने लगा। वह बुदबुदाया, क्या ये सच है? क्या ये सचमुच? अध्याय 295। वू शियांग मार्शल दाओ राज्य में था और सीमावर्ती क्षेत्रों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माना जाता था। लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अपने भाग्य से बच नहीं सकता था। अंततः उसे मृत्यु तक कष्ट सहना पड़ा। वह ये भी जानता था कि उसकी समय सीमा ही सबसे कठिन दौर है। यहाँ तक कि मौत का डर खत्म करने के लिए उसने कई बार खुद को मार डालने की भी इच्छा जताई थी। उसने अपने जीवित रहने की सारी उम्मीद इसी आत्मा चिन्ह पर लगा रखी थी। उसने कुछ शिलालेख गुरुओं की भी तलाश की थी, लेकिन वे सभी अंततः असफल रहे क्योंकि वे जीवन आत्मा तावीज को परिष्कृत करने में असमर्थ रहे। और अब जब उसने किम यून को ये कहते सुना कि वह इसे बनाने में सक्षम होगा, तो वह इतना उत्साहित हो गया कि लगभग रो पड़ा। बिल्कुल सच है। किम यून मुस्कुराया। बड़े वू, आप मेरी दवाई बनाकर अपना मन शांत कर सकते हैं। जब आप बाहर आएंगे तब तक मैं शायद ये दोनों ताबीज पहले ही बना चुका होऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। वू जियान जल्दी से अपने कमरे में प्रवेश करना चाहता था। वह बेहद उत्साहित था। जब किम यून ने उसका रूप देखा तो वह भावुक होकर आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। मौत के सामने इंसान बेहद कमजोर होता है। वू शियांग जादू टोना जानता था, इसलिए उसे लगा कि ये दुनिया बहुत रोमांचक है और वह यूं ही मरना नहीं चाहता था। आखिरकार अगर वह इतने सालों तक पढ़ाई जारी रख पाया तो वह ऐसी दवाइयां बना पाएगा जो उसकी जिंदगी बढ़ा सकती हैं। किम यून ने 2 विशेष कागज के बोर्ड लिए और गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। मैंने पिछली बार सिस्टर लैन की मदद की थी, इसलिए मुझे काफी कुशल माना जा सकता है। इसके अलावा मेरे पास अभी भी मेंटल रेजोनेंस जुआन पेन है। किम यून ने छोटे और सुंदर बर्फ सफेद पेन को देखा। जितना ज्यादा वह उसे देखता उतना ही उसे वह पसंद आता। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में रॉयल लाइफ स्पिरिट मार्क को उकेरना शुरू कर दिया। लगभग 2 घंटे बाद उसने गहरी सांस ली और ध्यान केंद्रित किया और जुबान पेन को थामे रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उसने उसे न तो हल्के से पकड़ा था, न ही जोर से, और रक्त आत्मा की शक्ति उसमें प्रवाहित करने के बाद जुबान पेन मानो उसके हाथ में समा गया हो। किम यून ने अपने मन को अत्यधिक केंद्रित किया और स्वयं को शिलालेख में डूबने दिया। अनजाने में ही उसने एक उच्च स्तरीय जीवन आत्मा तावीज पूरा कर लिया था। 2 दिन हो चुके थे। मैं फिर से कामयाब हो गया। किम यून ने ताबीज को देखा और एक बेहद संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। ये पिछली बार से कहीं बेहतर है। अगर मैं मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रखूं तो शायद मैं शाही स्तर के आत्मा ताबीज बना सकूं। उसने जीवन शक्ति का ताबीज रखा और एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं और आराम करने लगा। काफी देर आराम करने के बाद वह अपनी पूरी स्थिति में आ गया। फिर उसने जीवन आत्मा तावीज बनाना जारी रखा। इस बार उसने 2 दिन लगाए और सब कुछ सुचारू रूप से चला। अगर मैं दोनों में कामयाब हो जाऊं तो एल्डर वू जरूर बहुत खुश होंगे। किम यून ने एल्डर वू के साथ ज्यादा समय तक बातचीत नहीं की थी। हालांकि उसे आपसी विश्वास का एहसास था, इसलिए जब उसने सोचा कि एल्डर वू कुछ और दशकों तक कैसे जी सकते हैं तो वह मन ही मन खुश हो गया। बड़े वू को अभी यह काम पूरा नहीं करना चाहिए था। मैं पहले आराम करूंगा। किम यून ने गुप्त कक्ष में आधे दिन तक आराम किया। उसके बाद वह उत्साहित होकर चला गया। वू शियांग पहले से ही हॉल के अंदर था। वह बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था और जब उसने गुप्त कमरे का दरवाजा खुला देखा तो वह तुरंत दौड़कर गया और पूछा, कैसा है? ये सफल है। किम यून ने 2 जीवन आत्मा तावीज निकाले और मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर वू, एक नजर डालें। वू शियांग के हाथ उत्साह से कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बार बार कह रहा था, वाह वाह वाह। उत्साहित होकर उसने जल्दी से सुनहरे स्पिरिट दूध का एक बड़ा बैरल निकाला और कहा, अयून, मैंने इकट्ठा की हुई सारी सामग्री इस्तेमाल कर ली है। अगर तुम अब भी आगे नहीं बढ़ पाए तो मैं तुरंत ये जगह छोड़ दूंगा और तब तक इकट्ठा करता रहूंगा जब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसके पास वज्र के आंतरिक कोर के 2 सेट हों और मुझे नहीं पता कि सफलता पाने में कितना समय लगेगा। बड़े वू, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो। किम यून ये दृश्य देखकर काफी खुले विचारों वाला था। मुस्कुराते हुए उसने स्पिरिट दूध की बाल्टी उठाई और गुप्त कक्ष में प्रवेश किया। इस बार किम यून बाहर आने से पहले 10 दिनों तक गुप्त कक्ष में रहा। पिछली बार की तरह वह ठंड के कारण बेहोश हो गया था। फिर जैसे वह सो रहा था, स्वाभाविक रूप से उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि हौज सूख चुका था।
अभी भी कोई सफलता नहीं मिली। किन यून ने अपने तीनों आंतरिक कोर की सावधानीपूर्वक जांच की। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तीनों कोर की सतह पर कई निशान थे, लेकिन वे पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोर की सतह पर एक झिल्ली हो जो उसे फैलने से रोक रही हो। दाव जीवन चिन्ह एक बीज की तरह है जो पहले ही अंकुरित हो चुका है, लेकिन इसे पृथ्वी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा। किन यून के 3 आंतरिक कोर थे और उनमें से 2 टोटेम टैटू को पोषित करने के लिए थे। वह अधो सूर्य आंतरिक कोर और भी रहस्यमय और शक्तिशाली था, इसलिए उसे लगा कि 3 शक्तिशाली आंतरिक कोर के साथ वह जो दाव जीवन चिन्ह विकसित करेगा वे भी निश्चित रूप से असाधारण होंगे और उन्हें विकसित करने के लिए उसे और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बस थोड़ा सा और मेरे 3 कोर पर जीवन के निशान खोल को तोड़ देंगे। ये बुरा नहीं है। किन यून ने धीरे से आह भरी और गुप्त कक्ष से बाहर चला गया। वू जियांग हॉल में किन यून के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। क्या ये काम किया? वू जियांग को किन यून की आभा का एहसास नहीं हुआ, इसलिए उसका दिल ठंडा पड़ गया। किन यून ने अपना सिर हिलाया, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, बड़े वू, हालांकि मैं आगे बढ़ने में सफल नहीं हुआ, मैं वर्तमान स्थिति से बहुत संतुष्ट हूँ। कम से कम मेरी आंतरिक ऊर्जा बहुत बढ़ गई है और मेरी वज्र आंतरिक शक्ति भी थोड़ी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि यह परिणाम बहुत अच्छा है। वू शियांग को बहुत ग्लानि हुई और उसने कहा, ऐसा नहीं चलेगा। तुमने अपना वादा निभाया और मुझे 2 तावीज़ों को परिष्कृत करने में मदद की, लेकिन मैंने तुम्हें आगे बढ़ने में मदद नहीं की। मैं अभी ड्रैगन सिटी छोड़ दूंगा और बाहर जाकर तुम्हारे लिए उस तरह के स्पिरिट मिल्क को परिष्कृत करने के लिए सामग्री ढूंढने जाऊंगा। एल्डर वू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किन यून ने जल्दी से वू यू के कंधों पर हाथ रखा और कहा, एल्डर वू, अगर आप दोषी महसूस करते हैं तो आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं। वू शियांग ने जल्दी से कहा, क्या बात है? बोलो, अगर मुझे आग और पानी से भी गुजरना पड़े तो भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े वू, आप बहुत गंभीर हो रहे हैं। मैं बस चाहता हूं कि आप मुझे कुछ जुबान लौह अयस्क इकट्ठा करने में मदद करें। कुछ समय बाद मैं यहाँ वापस आऊंगा और जितना हो सके उतना इकट्ठा करूंगा। कोई बात नहीं, मैं उन्हें इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करूंगा। वू शियांग ने सिर हिलाया और तुरंत इस बात को याद कर लिया। यह उन बड़े कामों में से एक था जो वह भविष्य में जरूर करेगा। इसके बाद वू जियांग ने किन यून को 5 और जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे दिए। संयोग से किन यून के पास जादुई जानवर का क्रिस्टल अंडा नहीं था, इसलिए उसने उसे अस्वीकार नहीं किया। वह असल में ड्रैगन सिटी में घूमना चाहता था, लेकिन उसे दिव्य शिलालेख महल के मुख्य शाखा हॉल में लौटने की जल्दी थी, इसलिए वह यहाँ ज्यादा देर नहीं रुका। वू शियांग ने ओल्ड टैन को ढूंढ लिया था। दोनों ने मिलकर किन यून को ड्रैगन सिटी और पहले शहर से बाहर भेज दिया। किन यून ने दोनों बुजुर्गों को विदाई दी और ज्वाला बादल के कदमों का उपयोग करते हुए तेजी से अपने रास्ते पर चल पड़ा। वह शिलालेख महल लौटने की जल्दी में था। एक ओर वह जानवर के तेल के बारे में और जानना चाहता था और दूसरी ओर, हालांकि उसने शाही आत्मा तोप के जुबान शिलालेख को रिकॉर्ड कर लिया था, उसे शाही आत्मा तोप को परिष्कृत करने के तरीके के बारे में गहन अध्ययन करना था। किन यून पहले शहर से निकल गया। कुछ दिनों की पैदल यात्रा के बाद वह आखिरकार शिलालेख महल लौट आया। रास्ते में उसे जादुई जानवरों की कुछ लहरों का सामना करना पड़ा। उन सभी के नेता आत्मा जानवर थे, इसलिए वह उनसे बचकर ही रह सकता था। जैसे ही वह शिलालेख महल में वापस लौटा और अपने कमरे में प्रवेश किया, झुओ चुवान उसे ढूंढने आ गया। महान बुजुर्ग, क्या कुछ बात है? किन यून ने मुस्कुराते हुए पूछा और झुओ चुवान को जल्दी से अपने कमरे में आमंत्रित किया। तुम बदमाश, तुम वाकई कमाल के हो। मैंने ड्रैगन बीस्ट क्रिस्टल अंडे को पकड़ने में तुम्हारी भागीदारी के बारे में पहले ही सुन लिया है। झुओ चुवान ने हंसते हुए कहा, कई बूढ़े मुझे ढूंढने आए हैं। वे ड्रेकोनिक शेर के क्रिस्टल अंडे खरीदने के लिए मेरे संपर्कों का सहारा लेना चाहते हैं। क्या तुम बेचने में रुचि रखते हो? इस तरह की अच्छी चीजें आमतौर पर उसके इस्तेमाल के लिए छोड़ दी जाती थीं। कोई भी इसे बेचने को तैयार नहीं होता था जब तक कि उसे संसाधनों की सख्त जरूरत न हो। मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। किन यून ने कहा, ये सच है, आप गरीब नहीं हैं। इसके अलावा आप 9वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे में भी हैं। अगर आप मार्शल दाव दायरे तक पहुँच सकते हैं तो ये भविष्य में आपके लिए बहुत मददगार होगा। झुओ चुवान ने सिर हिलाया। किन यून ने पूछा, क्या इस समयावधि के दौरान बीस्टमैन ने कोई बड़ी गतिविधि की है? झुओ चुवान पहले भी कुछ समय के लिए दानव साम्राज्य नगर में रह चुका था। वह उठा और हॉल में कुछ कदम चलने के बाद आह भरते हुए बोला, हाँ, एक बड़ी हलचल है। जानवरों का एक बड़ा समूह विभिन्न साम्राज्यों में घुस आया है। दानव राजा झेन्याओ भी एक सेना लेकर दानव शाही शहर लौट आया है। आप निश्चिंत रहें। किन यून ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस की योजना हमने बर्बाद कर दी है। मुझे आश्चर्य है कि वे इस समय कैसा महसूस कर रहे होंगे। झुओ चुवान हंसा। यह एक बड़ी योजना है। इसके अलावा यह इस बात से भी जुड़ा है कि भविष्य में वे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस पर कब्जा कर पाएंगे या नहीं। अब जब वे बर्बाद हो चुके हैं तो उनका मूड बहुत खराब होगा। किन यून को बीस्टमैन पर्वत श्रृंखला में प्रवेश से प्राप्त लाभ याद आए और वह प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। उसे जो बोतल मिली थी वह असीम मात्रा में बीस्ट ऑयल से भरी हुई लग रही थी। हालांकि जब उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि जियो यांगलोंग ने बीस्टमैन पर्वत श्रृंखला में उल्लेख किया था कि वह जल्द से जल्द यांग शियू से शादी करेगा और पोषण इकट्ठा करने के लिए उसे खेती की भट्टी के रूप में उपयोग करेगा, तो उसका दिल भारी हो गया। वह ये भी नहीं जानता था कि वह यांग शियू को इस संकट से उबारने में मदद कर पाएगा या नहीं।
वैसे किम युन, ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस। ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस की स्थापना के 5000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक समारोह आयोजित करने की योजना बना रहा है। समय आने पर एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता और एक शिलालेख प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। क्या आप जाना चाहेंगे? जुओ चुवान ने पूछा। अगर आप शिलालेख प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आप शिलालेख पैलेस के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। किम युन ने तुरंत पूछा, क्या मैं भाग ले सकता हूँ? अगर मुझे उस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेना पड़े तो मेरे प्रतिद्वंद्वी कौन होंगे? जुओ चुवान ने कहा, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ शिलालेख प्रतियोगिता में ही हिस्सा लोगे। अगर यह एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है तो स्वाभाविक रूप से यह 9वें स्तर के एक मार्शल बॉडी के खिलाफ प्रतियोगिता होगी। कहा जाता है कि इसमें ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस के संत होंगे। जहां तक उनकी ताकत का सवाल है, मुझे यकीन नहीं है। संक्षेप में, वे ज्यादा कमजोर नहीं होंगे। ठीक है, मैं मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। हाँ, मुझे शिलालेख प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराने में भी मदद करो। किम युन ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह ब्लू स्पिरिट पैलेस द्वारा आयोजित एक समारोह है, इसलिए पुरस्कार निश्चित रूप से बहुत उदार होंगे। जुओ चुवान थोड़ा चौंका। क्या तुम सच में इन सभी में भाग लेना चाहते हो? उस समय इन दोनों प्रतियोगिताओं में समय के लिहाज से टकराव हो सकता है। जब समय आएगा तब इस बारे में बात करेंगे। मैं हालात देखकर फैसला लूंगा। किम युन को लगा कि वह मार्शल आर्ट और शिलालेखों में पारंगत है। अगर उसकी टाइमिंग सही होती तो पहला स्थान शायद उसका होता। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि शिलालेख प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी मध्यम स्तर और उच्च स्तर के होते हैं और अपने स्तर के साथ आप निश्चित रूप से बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच पाएंगे। जुओ चुवान मुस्कुराया, बच्चे, तुम सचमुच बहुत लालची हो। तुम दोनों प्रतियोगिताएं जीतना चाहते हो। किम युन ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, महान बुजुर्ग, क्या आपको लगता है कि मेरे मानक इतने ऊंचे नहीं हैं कि मैं नंबर 1 बन सकूं? अध्याय 296। किम युन, ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस द्वारा आयोजित शिलालेख प्रतियोगिता में उनके आंतरिक शिलालेखकार भाग लेंगे। ब्लू स्पिरिट पैलेस में निश्चित रूप से उनमें से कई हैं। उन सभी बुजुर्गों ने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में सभी शिलालेखों का भार अपने कंधों पर उठाया था। उनके मानक काफी ऊंचे थे। अगर आप प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बहुत कठिन होगा। जुओ चुवान किम युन के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। आखिरकार वह अभी जवान था। किम युन ने गंभीर होकर पूछा, क्या दिव्य शिलालेख महल के उच्च पदस्थ शिलालेखकार भी भाग लेंगे? बिल्कुल, अगर कोई थोड़ा समय निकाल सके तो इसमें भाग ले सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के उन शिलालेख गुरुओं का स्तर देखना चाहते हैं। जुओ चुवान ने कहा। किम युन को भी लगा कि प्रथम स्थान प्राप्त करना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। ये कब आयोजित होगा? किम युन ने मूल रूप से पहले रॉयल स्पिरिट तोप को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी। ये कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। मैं अभी तुम्हारे पीछे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस तक चलूंगा। पश्चिमी महल से तुम्हारी दुश्मनी है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ होने से वे तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। जुओ चुवान हंसा। चलो अब चलते हैं, हमें ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस जल्दी जाना है। मैं इंतजार नहीं कर सकता, किम युन ने उत्साह से कहा। उसके वज्र आंतरिक केंद्र पर जो महान दाव जीवन चिन्ह प्राप्त हुआ था वह लगभग पूरा हो चुका था। इसका मतलब था कि उसकी साधना पहले ही 9वें स्तर के मार्शल बॉडी के चरम पर पहुंच चुकी थी। वह देखना चाहता था कि ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस के संतों की तुलना में वह कितना अधिक शक्तिशाली है। जुओ चुवान ने किम युन को ग्रैंड हॉल से बाहर निकाला और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस की ओर चल दिया। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में स्थित था। स्टार पैलेस के बाहर समय समय पर जादुई जानवर प्रकट होते और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के अनुयायियों पर घात लगाते। अगर कोई बदकिस्मत होता तो उसे मार दिया जाता। किम युन और जुओ चुवान को ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में 2 दिन लग गए। शाम हो चुकी थी और डूबता हुआ सूरज नीले क्रिस्टल में से परावर्तित होकर बेहद खूबसूरत लग रहा था। विशेष रूप से ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में क्रिस्टल ब्लू पैगोडा सबसे अधिक आकर्षक था। जुओ चुवान के नेतृत्व में किम युन बिना किसी रुकावट के ब्लू स्पिरिट स्टार महल में प्रवेश करने में सफल रहा। रास्ते में उसने दोनों महान प्रतियोगिताओं के बारे में विस्तार से बताया। ज्यादातर लोग अपनी अकादमी की ओर से मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने आते थे। कहा जाता था कि जीतने पर उन्हें न सिर्फ ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस से इनाम मिलेगा बल्कि अकादमी की ओर से भी इनाम मिलेगा। जहां तक किम युन की बात है, ऐसा कोई नहीं था जिसमें वह अकेले भाग ले सके। केवल वह ही ऐसा कर सकता था। दूसरी ओर शिलालेख प्रतियोगिता ऐसी चीज थी जिसमें वह स्वयं भाग लेते थे। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस बहुत बड़ा था, लेकिन जुओ चुवान अंदर से बहुत परिचित था। वह जल्दी से किम युन को ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में ले गया और संत महल की ओर चल पड़ा। स्टार पैलेस में 4 महल थे, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। हालांकि सबसे बड़ा महल बीच में है, ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस। ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस पूरे स्टार पैलेस में सबसे मजबूत अस्तित्व वाला था। सभी शिष्य बहुत ही उत्कृष्ट थे और उनके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन थे। स्टार पैलेस का विशाल निर्माण भी उनके शिलालेखकार की देखरेख में था। ये संत महल शहर के भीतर एक शहर है, लेकिन इसकी दीवार वाकई बहुत ऊंची है। किम युन ब्लू स्पिरिट संत महल के द्वार के सामने खड़ा होकर 100 मीटर ऊंची दीवार को देखने लगा। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। कोई आश्चर्य नहीं कि पश्चिमी महल पूरे ब्लू स्पिरिट स्टार महल पर अपना दबदबा बनाना चाहता था। मैं बता सकता हूँ कि यह महल उन्हें हमेशा से नाखुश करता रहा है। आमतौर पर ये सिर्फ 4 महल ही होते हैं जो खुलेआम और गुप्त रूप से लड़ते हैं,
लेकिन कभी कभी वे हाथ मिलाकर गुप्त रूप से पवित्र महल से मुकाबला भी करते हैं। सिर्फ पूर्वी महल और पवित्र महल के बीच ही अच्छे संबंध हैं, झुओ चुवान ने कहा। जैसे ही महल के पहरेदारों ने झुओ चुवान को देखा, उन्होंने तुरंत उसे अंदर जाने दिया। ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस का अंदरूनी हिस्सा बाहर से अलग था। महल के बीचों बीच एक नीला टावर था जो गरिमा में और पवित्र लग रहा था। बाकी महल और इमारतें सभी नीले क्रिस्टल से बनी थीं, जिनमें हल्की सुनहरी चमक थी। जैसे ही कोई अंदर जाता, उसे तुरंत एहसास होता कि अंदर की सभी इमारतें पवित्र और बाहर से अलग हैं। इसके अलावा यहाँ आध्यात्मिक क्यूई बाहर से ज्यादा समृद्ध थी और हवा ज्यादा ताज़ा थी। ये संत महल वास्तव में अलग है, किन यून ने धीरे से कहा। यह सही है। दरअसल चारों महलों के शिष्य ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन महल का मूल्यांकन काफी सख्त है। पूर्वी महल को छोड़कर बाकी 3 महलों के महल स्वामी अपने उत्कृष्ट शिष्यों को कभी भी सेंट पैलेस में प्रवेश की अनुमति नहीं देते। झुओ चुवान किन यून को ब्लू टावर के पास वाले महल में ले गया। नीला टावर संत महल के बिल्कुल बीच में नहीं, बल्कि प्रवेश द्वार के पास स्थित था। अंदर घुसते ही टावर के कसकर बंद दरवाजे दिखाई देते थे। मीनार के पास एक विस्तृत युद्ध मंच था, साथ ही कई विशाल महल भी थे। ऐसा लग रहा था कि मीनार के चारों ओर कई महत्वपूर्ण इमारतें थीं। जिस महल में झुओ चुवान किन यून को लाया था, उसे आध्यात्मिक मार्शल पैलेस कहा जाता था। अंदर घुसते ही उन्हें शोरगुल सुनाई दिया। हॉल में 32,000 लोग समूहों में इकट्ठे थे। हॉल का अंदरूनी हिस्सा बहुत विशाल था। वहाँ 4 महलों और 3 जुबान अकादमियों के शिष्य मौजूद थे। वे सभी सहजता से बातचीत कर रहे थे, जिससे मुख्य हॉल में काफी चहल पहल हो गई। जब किन यून और झुओ चुवान अंदर आए, तो वहाँ भी कुछ लोग थे जिन्होंने उन्हें देखा। स्टार जुवान वो अकादमी के कई शिक्षक और छात्र थे जिन्होंने किन यून को तुरंत पहचान लिया। किन यून ने ढीले काले कपड़े पहने हुए थे। हालांकि उसके चेहरे पर कुछ मूंछें थीं, फिर भी कई लोगों पर उसके चेहरे की गहरी छाप थी, इसलिए उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। क्या ये किन यून नहीं है? वह और दिव्य शिलालेख महल के महान बुजुर्ग। स्टार जुवान वो अकादमी से निकाले जाने के बाद वह दिव्य शिलालेख महल में गया। अब जब महान बुजुर्ग उसे यहाँ ले आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वह शिलालेख महल में काफी अच्छा कर रहा है। मैंने सुना है कि किन यून ने ड्रैगन बीस्ट क्रिस्टल एग पाने के लिए कई उच्च स्तरीय बॉडी सिक्योरिंग तावीजों का इस्तेमाल किया है। जब वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने आएगा तो हमें सावधान रहना होगा। वह एक शुरुआती स्तर का शिलालेख गुरु है, इसलिए सर्वोच्च गुणवत्ता वाला शरीर सुरक्षा तावीज निश्चित रूप से उसने परिष्कृत नहीं किया होगा। इसे उसके लिए महान बुजुर्ग झुओ चुवान द्वारा परिष्कृत किया जाना चाहिए था। हो सकता है कि महान कुल बुजुर्ग ने उसकी मदद की हो, क्योंकि उसने शरीर सुरक्षा चिन्ह प्रदान किया था। बहुत कम लोग जानते थे कि किन यून एक उच्च पदस्थ शिलालेख गुरु थे। हालांकि स्टार जुवान वो अकादमी के बुजुर्गों को ये पता था, फिर भी उन्होंने इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं की। वे नहीं चाहते थे कि कोई यह कहकर उनका मजाक उड़ाए कि उन्होंने एक उच्च पदस्थ शिलालेख गुरु को भगा दिया है। यहाँ तुम्हारी परीक्षा होगी। मैं शिलालेख महल जाऊंगा, झुओ चुवान ने कहा। किन यून पहले ही साइन अप कर चुका था और उसे पहचान पत्र भी मिल गया था। बाकी सब की तरह वह भी यहाँ मूल्यांकन शुरू होने का इंतजार कर रहा था। ये तथाकथित परीक्षण स्क्रीनिंग के लिए भी था तथा कुछ अवांछित लोगों को चुपके से अंदर घुसने से रोकने और उन्हें रिंग में प्रवेश करने से रोकने के लिए भी था। मुझे आश्चर्य है कि क्या हुओ जोंग और अन्य लोग आएंगे। किन यून एक कोने में खड़ा था और उसने कई लोगों को उसके बारे में बात करते सुना, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उससे थोड़ी दूर पर किसी ने कहा, मैंने सुना है कि सभी संत बहुत ताकतवर हैं, उनके लिए ये परीक्षाएं कुछ भी नहीं है। वे अगले चरण में जरूर प्रवेश कर पाएंगे। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में कुल 5 चरण होते हैं। मैंने सुना है कि अंतिम चरण मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है। क्या? तो फिर पहले 4 चरणों में आप क्या करना चाहते हैं? तरह तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करो। संक्षेप में, यह एक मार्शल कलाकार की ताकत की एक बड़ी परीक्षा है। किन यून मन ही मन हैरान था। उसने सोचा था कि वह जल्द ही मार्शल आर्ट के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। शोरगुल से भरा हॉल अचानक किसी वजह से शांत हो गया। सबने बड़े हॉल के दरवाजे की तरफ देखा और सुनहरे नीले रंग के वस्त्र पहने, ऊर्जा और जोश से लबरेज कुछ नौजवानों का एक समूह अंदर आता हुआ दिखाई दिया। ये ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस के शिष्य हैं। क्या ये सब मार्शल बॉडी क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं? ये बहुत शक्तिशाली है। वे सभी बहुत युवा दिखते हैं, उनमें से एक भी मध्यम आयु वर्ग का नहीं है। बकवास। अगर कोई मध्यम आयु वर्ग के 9वें स्तर के मार्शल बॉडी दायरे में आवेदन करना हो तो ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। इनमें मार्शल ताओ क्षेत्र के साधक भी हैं। उन्हें केवल पंजीकरण के लिए उनके साथ जाना चाहिए। मैं कहता हूँ, 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र की आभा के साथ यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यहाँ बहुत सारे युवा मार्शल आर्टिस्ट हैं। ये बहुत डरावना है। किन यून ने लोगों के समूह पर नजर डाली और पाया कि जी वुफेंग अंदर था। वह मन ही मन खुश हुआ और जल्दी से वहां गया। जैसे ही जी वुफेंग अंदर आया, उसने किसी को ये कहते सुना कि किन यून भी आ गया है। फिर उसने इधर उधर देखा और जल्दी से किन यून को आते हुए देखा। बॉस जी, क्या आप भी यहाँ पंजीकरण कराने आए हैं? बढ़िया, शायद मैं आपके साथ अच्छी लड़ाई कर सकूं। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई यूं, मैं मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रख चुका हूं, इसलिए मैं इसमें भाग नहीं ले सकता। मैं उनके साथ मौज मस्ती में शामिल होने आया हूं। जी वुफेंग खिलखिलाकर हंसा। उनके शब्दों से तीनों जुवान मार्शल अकादमी अचंभित रह गईं। जी वुफेंग के पास सिर्फ एक हाथ था और कोई मार्शल स्पिरिट नहीं थी। उसके पास सिर्फ 2 स्पिरिट नसें थीं और वह कई सालों से थरी जुवान अकादमी पर छाया हुआ था।
इसीलिए वह इतना मशहूर था। अभी तो वह मार्शल दाव क्षेत्र में कदम रख ही चुका था और अभी 30 साल का भी नहीं हुआ था। यह अकल्पनीय था। सभी को लगा कि उसकी तलवारबाजी और भी रहस्यमय हो गई है। एक पल के आश्चर्य के बाद किम यून खुशी से मुस्कुराया और बोला, बॉस वुफेंग, आपकी प्रगति वाकई भयानक है। एक मार्शल दाव स्तर का तलवार साधक कितना शक्तिशाली होता है। मैं वास्तव में आपकी सबसे मजबूत ताकत देखना चाहता हूँ। एक मौका जरूर मिलेगा। जी वुफेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए किम यून के कंधे पर थपथपाया। आमतौर पर वह बेहद ठंडा और घमंडी था। वह एक घमंडी और अलग थलग तलवार की तरह था। सिर्फ किम यून को देखकर ही वह अपनी धार वापस खींच लेता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किम यून एक ऐसा व्यक्ति था जिसका वह बहुत सम्मान करता था। भाई यून, मैं पहले उनके साथ पंजीकरण कराने जा रहा हूँ। जरा रुको, मैं तुम्हें ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस घुमाने ले चलता हूँ। उसके बाद मैं तीसरे भाई और दूसरे भाई को भी बाहर बुला लूंगा। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। जी वुफेंग ने कहा। ठीक है। किम यून ने सिर हिलाया। जी वुफेंग जल्दी से अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों के पीछे पंजीकरण काउंटर पर पहुंचे। वे स्पष्ट रूप से सभी को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि इस बार प्रथम स्थान का विजेता उनका ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस था। इसके अलावा ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस भी अन्य 4 महलों को अपनी ताकत दिखा रहा था। किम यून का मानना था कि शायद ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस को पता चल गया होगा कि पश्चिमी महल परछाई से कोई हरकत कर रहा है। इसलिए उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर पश्चिमी महल का दरवाजा खटखटाया ताकि वे ज्यादा न कर दें। किम यून। बहुत दूर से एक ठंडी आवाज आई, लेकिन आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थी। किम यून के लिए यह आवाज कोई नई नहीं थी। यह जू जिए की थी। जू जिए एक बहुत ही अजीब औरत थी। वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह से छुपा लेती थी, यहाँ तक कि उन्हें अपनी आवाज से भी जाहिर नहीं कर पाती थी। इसलिए वह हमेशा उदासीन और ठंडी लगती थी। जू जिए भी भाग लेने आई थी। उसने अपनी सामान्य बैंगनी पोशाक पहनी हुई थी और उसका रूप रंग तो नहीं बदला था, लेकिन उसके शरीर का आभामंडल बहुत तेज हो गया था, जिससे वह और भी अलग थलग और ठंडी लग रही थी। उसने कभी पुरुषों से बातचीत करने की पहल नहीं की थी, लेकिन अब वह दूर से किम यून का नाम पुकार रही थी। जिए। किम यून ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी आए। अगर तुम मुझसे मिले तो तुम्हारे जीतने का कोई मौका नहीं होगा। जरूरी नहीं, जू जिए ने धीमे स्वर में कहा। मैं अब 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में हूँ। अगर आप मार्शल प्रतियोगिता के दौरान आत्मा के तावीज और आत्मा की कलाकृतियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। अध्याय 297। जब किम यून ने जू जिए का आत्मविश्वास देखा तो वह मुस्कुराया और कहा, अब जब आपने इसे इस तरह से रखा है तो मैं वास्तव में आपसे लड़ने के लिए उत्सुक हूँ। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। भगवान जानता है कि जब तुम अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हो तो तुम कितने मजबूत हो। अगर हम मरते दम तक लड़ेंगे तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। जू जिए ने कहा। जब किम यून जू जिए से बातें कर रहा था, जी वुफेंग उसके पास आया और किम यून से बोला, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? चलो साथ में किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। मैंने तीसरे भाई को बुलाने के लिए किसी को भेज दिया है। शायद सिस्टर लैन भी आ जाए। जू जी ने किम यून के साथ जी वुफेंग के पीछे चलने से पहले सिर हिलाया। बॉस जी, इस प्रतियोगिता में कितने 9वें स्तर के उम्मीदवार भाग ले रहे हैं? किम यून ने धीरे से पूछा। वे कमजोर तो नहीं होंगे, है ना? ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 1 साल से भी ज्यादा समय पहले 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में कदम रखा था। पहले जियाओ युलान भी आना चाहती थी, लेकिन मैंने सुना है कि वह मार्शल दाव क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी। घायल होने से बचने के लिए वह नहीं आए। वे पहले ही मूल्यांकन कक्ष से बाहर निकल चुके थे और पास ही एक ऊंची इमारत की ओर चल रहे थे। जियो युएलुआन अभी अभी 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और मार्शल दाव क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करने वाला था। ये देखकर किम यून और जू जेडे हैरान रह गए। आपके संत महल के शिष्य कितने शक्तिशाली हैं? जू जिए ने पूछा। वे सभी बहुत ताकतवर हैं। जहाँ तक बारीकियों का सवाल है, मुझे यकीन नहीं है। मुझे खुद आपकी ताकत का ठीक ठीक अंदाजा नहीं है, इसलिए इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। जी वुफेंग ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, संक्षेप में, अगर आपके विरोधी वे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि उनका चरित्र उतना अच्छा नहीं है, इसलिए आपको उनसे सावधान रहना चाहिए। भाई यूं, ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस में कई युवा शिष्य हैं जो आपसे बहुत नाराज हैं। इसकी मुख्य वजह ये है कि आप जियाओ युएलन के पति हैं। इसके अलावा वे सभी जियाओ युएलन का पीछा करना चाहते हैं, इसलिए जब वे आपसे मिलेंगे तो वे इस मौके का इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए जरूर करेंगे। किम यून ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, ये तो एक निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध है। वे मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं और मैं भी उनके साथ वैसा ही कर सकती हूँ। जी वुफेंग भी जानता था कि किम यून की ताकत अथाह है। पिछली बार जब उसने किम यून को ड्रैगन शेरों पर हमला करते देखा था तो वह किम यून की ताकत को समझ नहीं पाया था। जी वुफेंग किम यून और जू जिए को एक होटल में ले आए और उन्हें सबसे आलीशान होटल में ले गए। चूंकि वे ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस के एक उत्कृष्ट संत थे, इसलिए उन्हें यहाँ खाने पीने से बहुत लाभ हुआ। वे एक निजी कमरे में थे और जैसे ही उन्होंने ऑर्डर देना समाप्त किया, मुरोंग डेरिन, हुओ जोंग और लैन फेंगजिन वहाँ आ गए। भाई यूं, तुम आखिरकार ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस पहुँच ही गए। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तुम्हें यहाँ आना ही होगा। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम जरूर जीतोगे। मुरोंग डेरन ने फिर अपनी चॉपस्टिक उठाई और बर्तन उठाने लगा। वह बिल्कुल भी विनम्र नहीं होने वाला था। हुओ जोंग मुस्कुराया और बोला, अगर मैं 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में होता तो मैं भी भाग लेता। दुर्भाग्य से मैं बस थोड़ा सा चूक गया हूँ। बूढ़े दूसरे, बूढ़े तीसरे,
क्या तुम हमेशा बॉस जी का खाना और शराब यहाँ खाने की कोशिश नहीं करते? तुम इस जगह से बहुत परिचित लगते हो। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा। मुरोंग डैरिन ने अपना खाना झटपट खाना शुरू कर दिया। अपने परिचितों के सामने वह थोड़ा ज्यादा सहज था। लैन फेंगजिन के बैठने के बाद उसने कहा, जिये, मैंने सुना है कि तुम पूर्वी महल में शामिल होने के लिए यहाँ आए हो, है ना? जू जिये ने सिर हिलाया और कहा, हम पूर्वी महल मुझे स्वीकार करने के लिए पहले ही सहमत हो चुका है। मैं भविष्य में ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस की शिष्या बनूंगी। मुझे उम्मीद है कि सिस्टर लैन और अन्य वरिष्ठ लोग मेरा अच्छा ख्याल रखेंगे। मुरोंग डैरन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में हमारी टीम और भी मजबूत होती जा रही है। भाई यूं, तुम कब आ रहे हो? अपनी काबिलियत के दम पर तुम्हें बॉस जी जैसा ही सम्मान जरूर मिलेगा। जी वुफेंग, लैन फेंगजिन और साथियों ने किन यून की ओर देखा। वे सचमुच चाहते थे कि वह अंदर आए। जैसा मैंने कहा, मैं जियाओ यांगलोंग को हराकर पश्चिम महल के मुख्य शिष्य के पद पर बैठूंगा। किन यून मंद मंद मुस्कुराया। तुम सब इतने भुलक्कड़ क्यों हो? क्या तुम्हें याद नहीं है? टीएल नोट, ये कितनी बकवास बात है। क्या उसके और वेस्ट पैलेस के बीच नरमी के लिए कोई जगह है? क्या वह सोचता है कि कचरे को मारने के बाद वे उसकी जीत का जश्न मनाएंगे? शब्दों की संख्या बढ़ाने का दयनीय प्रयास। मुरोंग डैरन ने आह भरी, उस कमीने जियाओ यांगलोंग से निपटना इतना आसान नहीं है। बॉस जी मार्शल दाओ क्षेत्र का है, इसलिए उसने एक बार जियाओ यांगलोंग से लड़ाई की थी। आपको उससे पूछना चाहिए कि वह कितना ताकतवर है। लैन फेंगजिन ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और कहा, मैंने बहुत पहले जियो यांग के साथ मुकाबला किया है। वह वास्तव में मजबूत है। मैं जियाओ यांगलोंग को हरा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा तो मैं खुद घायल हो जाऊंगा। जी वुफेंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, भाई यूं, उसे हराने के लिए तुम्हें मार्शल दाओ में उतरना होगा। हुओ जोंग ने आह भरी, मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रखना इतना आसान नहीं है। आप सभी 20 के दशक में हैं। आपके लिए मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रखना पहले से ही बहुत आसान है। और भाई यूं तो अभी 18 साल का भी नहीं है। मैंने 20 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना जो मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रख सके। यहाँ तक कि जियाओ युलान को भी मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रखने से पहले कई वर्षों तक एकांतवास में रहना पड़ा होगा। चलो इस बारे में बात नहीं करते, हम पियेंगे। किन यून ने मुस्कुराते हुए सभी को शुभकामनाएं देने के लिए अपना गिलास उठाया। कोई नहीं चाहता था कि किन यून दबाव महसूस करे, इसलिए उन्होंने अपनी बातचीत जारी नहीं रखी। उन्होंने किन यून के लिए टोस्ट किया। किन यून ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और पूछा, ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस द्वारा आयोजित आगामी सम्मेलन बहुत भव्य लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वे इसका इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए करना चाहते हैं। लैन फेंगजिन ने सिर हिलाया, बिल्कुल, क्योंकि पश्चिमी महल और नांगोंग महल हाल ही में बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। वे हमारे ब्लू स्पिरिट सेंट महल को दबाना चाहते थे, इसलिए हम इस अवसर का उपयोग अपने ब्लू स्पिरिट सेंट की शक्ति प्रदर्शित करने के लिए करेंगे। हम युद्ध में उनका दमन करेंगे। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, नीली आत्मा संत महल के लिए तुम्हारी योजनाएं शायद मैं तोड़ दूं। मैं शायद पूरे नीली आत्मा से तारा महल को भी दबा दूं। मुरोंग डैरन ने हंसते हुए कहा, भाई यूं, लगता है इस बार तुम सचमुच आत्मविश्वास से भरे हो। हमें भी अंदाजा था कि तुम आओगे, लेकिन हमने सिर्फ यही सोचा था कि तुम शिलालेख प्रतियोगिता में भाग लोगे। किन यून, मुझे भी लगा था कि तुम शिलालेख प्रतियोगिता में भाग लोगी। मैंने सुना था कि शिलालेख प्रतियोगिता के इनाम बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन तुम नहीं गई। तुम चाहे कुछ भी कहो, शिलालेख प्रतियोगिता में भाग लेने में कोई बुराई नहीं है। यह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। लैन फेंगजिन हंस पड़ी। जू जिये ने पूछा, बहन लैन, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आप शिलालेख प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं? लैन फेंगजिन ने मीठी हंसी हंसते हुए कहा, बिल्कुल। एक युवा महिला उच्च स्तरीय शिलालेख गुरु होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से शिलालेख प्रतियोगिता का हिस्सा हूँ। चाहे मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूँ या नहीं, मैंने कुछ न कुछ तो हासिल किया ही है। ब्लू स्पिरिट पैलेस ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मेरे लिए उदार शर्तें रखी हैं। वे हमारे संप्रदाय को सम्मान देने के लिए यहाँ हैं। बहन लैन, आपके नामांकन का स्तर काफी अच्छा होना चाहिए, है ना? आपको शीर्ष 3 में आने का कितना भरोसा है? किन यून ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे प्रथम स्थान पाने की संभावना ज्यादा नहीं है। जहाँ तक शीर्ष 3 की बात है, कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी रैंकिंग बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। लैन फेंगजिन ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, यह अफसोस की बात है कि आपने भाग नहीं लिया, वरना आपकी ताकत के दम पर आपको शीर्ष 5 में जगह बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आपको पता होना चाहिए कि इस साल की शिलालेख प्रतियोगिता कोई छोटी बात नहीं है। पूरे क्षेत्र से सभी उच्च और मध्यम स्तर के शिलालेखकार यहाँ एकत्रित हुए हैं। किन यून ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने टूर्नामेंट में भाग लेने की बात को कुछ समय के लिए गुप्त रखने की योजना बनाई थी। समय आने पर वह इस बारे में बात करेगा। खाने और खेलने के बाद वे कुछ देर बातें करते रहे और फिर चले गए। किन यून मूल्यांकन कक्ष में ठीक समय पर वापस आया और उसने देखा कि झुओ चुवान आ रहा है। महान बुजुर्ग, आज रात हमें कहाँ रुकना चाहिए? किन यून ने पूछा। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ जरूर व्यवस्थित कर दूंगा। सेंट पैलेस में शिलालेख विशेषज्ञों में मेरा एक मित्र है। झुओ चुवान के ऐसा कहने के बाद वह किन यून को लेकर एक छोटे से रास्ते से गुजरा। गाड़ी परिचित अंदाज में तेजी से संत महल से गुजरी। कुछ समय बाद झुओ चुवान और किन यून महल के उत्तर में एक छोटे से जंगल में पहुंचे। छोटे से जंगल में कई लकड़ी के घर थे। उनमें से एक के सामने एक बड़ी पत्थर की मेज रखी थी। पत्थर की मेज के पास सफेद वस्त्र पहने, लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा था।
उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रश था और वह पत्थर की मेज पर कुछ बना रहा था। किसी को पता नहीं था कि वह क्या बना रहा है। किन यून और झो चुवान के गुजर जाने के बाद लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग ध्यान लगाए रहा। उसने पत्थर की मेज की तरफ देखा और एक बड़े ब्रश से कुछ लिख दिया। पास जाकर किन यून को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हालांकि उस व्यक्ति के बाल सफेद थे और दाढ़ी थी, फिर भी उसका चेहरा बेहद सुंदर और जवान लग रहा था। बर्फ जैसी सफेद तलवार जैसी भौहों के नीचे उसकी आंखें जोश से भरी हुई थीं जब वह ब्रश की नोक को घूर रहा था। बूढ़ी लैन, तुम फिर से शिलालेख का अभ्यास कर रही हो। ये तरीका थोड़ा मुश्किल लग रहा है, झो चुवान ने हंसते हुए कहा। मैं अपने एक छोटे दोस्त को कुछ देर के लिए यहाँ रहने के लिए लाया हूँ। युवा और सुंदर वृद्ध व्यक्ति ने अपने हाथ पर लगे ढेर सारे निशान हटा दिए। पत्थर की मेज पर अचानक कुछ शिलालेख प्रकट हुए और पलक झपकते ही गायब भी हो गए। किन यून तुरंत घबरा गया। हालांकि यह क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन वह समझ गया कि शिलालेखों का समूह बेहद जटिल और गहन था। इसके अलावा ये बेहद कमजोर आध्यात्मिक ऊर्जा से बना था। उसे तुरंत समझ आ गया कि बूढ़ा आदमी ब्रश से हवा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित करके शिलालेख बना रहा था। इससे उसे एक हद तक निपुणता हासिल करने में मदद मिल सकती थी, लेकिन ये प्रक्रिया बेहद कठिन थी। उसका नाम किन यून है ना? बुजुर्ग ने किन यून की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। किन यून, यह मेरा दोस्त लैन हुआयू है। वह जुवान रैंक शिलालेख मास्टर है। वह जुवान कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकता है। जुओ चुवान ने कहा। नमस्ते वरिष्ठ। किन यून ने जल्दी से उनका अभिवादन किया और विनम्रता से कहा। हालांकि वह बेहद हैरान थे। अंततः उसकी मुलाकात एक जीवित जुवान रैंक शिलालेख लेखक से हुई। लैन हुआयू मुस्कुराई और सिर हिलाया। इस लड़की फेंगजिन ने पहले भी तुम्हारा जिक्र किया है, और तो और उसने मुझे तुम्हारा बनाया हुआ शरीर रक्षक ताबीज भी दिखाया। यह वाकई असाधारण है। इतनी कम उम्र में उनका इस मुकाम पर पहुंचना कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ। वरिष्ठ, सिस्टर लैन आपकी कौन है? किन यून पहले से ही जानता था कि लैन फेंगजिन की उत्पत्ति सरल नहीं थी। वह मेरी पोती है। लैन हुआन्यू कई बार हंसा। इस लड़की को मेरे शिलालेख विरासत में मिले हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में उसे मेरी उपलब्धियां मिलेंगी। लैन फेंगजिन के दादा वास्तव में इतने शक्तिशाली व्यक्ति थे, तो उसके माता पिता निश्चित रूप से इतने सरल नहीं होंगे। किन यून और भी हैरान थी। लैन फेंगजिन के दादा तो वाकई बहुत ताकतवर थे, फिर भी वह दीर्घायु ताबीज बनाने के लिए उन्हें क्यों ढूंढ रही थी? लैन हुआयू की ताकत के साथ वह इसे आसानी से बना ही लेंगे। बूढ़ी लैन, आपकी पोती ने भी शिलालेख प्रतियोगिता के लिए नामांकन कराया है। आपको क्या लगता है उसे कौन सा रैंक मिलेगा? झो चुवान हंसा। लैन हुआयू ने कहा, शिलालेख प्रतियोगिता में एक मध्यम दर्जे का बाहरी खिलाड़ी भी एक मैच पूरा कर सकता है। हालांकि ये किसी के मूल सिद्धांतों की परीक्षा होती है। फेंगजिन की नींव बहुत मजबूत है और वह एक युवा मार्शल दाव क्षेत्र की खिलाड़ी भी हैं। कुछ पुराने खिलाड़ी भी उनके जितने अच्छे नहीं हैं, और जहां तक उनकी रैंक का सवाल है, मुझे यकीन नहीं है। कुल 5 राउंड होते हैं, इसलिए उनके लिए तीसरे राउंड में प्रवेश कर पाना काफी अच्छा माना जाता है। अध्याय 298। झो चुवान ने हल्के से मुस्कुराया और लैन हुआयू को यह नहीं बताया कि किन यून भी भाग ले रहा था। अगले कुछ दिनों तक किन यून लैन हुआयू के जंगल में रहे। उन्होंने मुख्यतः अपनी महारत हासिल मार्शल आर्ट का पुनरावलोकन किया। कुछ दिनों बाद झो चुवान उसे आध्यात्मिक मार्शल पैलेस की ओर जाने की सूचना देने आया, क्योंकि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता पहले ही शुरू हो चुकी थी। स्पिरिट मार्शल पैलेस के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्थान था। यह एक चौक जितना बड़ा था और चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कुछ लोग मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे, जबकि कुछ ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्य थे जो शो देखने आए थे। किन यून को ये भी पता था कि भव्य शिलालेख प्रतियोगिता दोपहर में निकटवर्ती शिलालेख हॉल में आयोजित की जाएगी। अगले राउंड के लिए उसे यकीन नहीं था कि प्रतियोगिता के दोनों चरणों के बीच कोई टकराव होगा या नहीं। वह इसे केवल चरणबद्ध तरीके से ही ले सकता था। अगर सचमुच टकराव हुआ तो वह तय करेगा कि किस पक्ष को छोड़ना है। जहां तक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का प्रश्न है, पहले कुछ राउंड मुख्य रूप से उम्मीदवारों की विभिन्न क्षमताओं के बारे में थे और प्रतिभागियों को बैचों में बाहर किया जाएगा, और केवल वे ही मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं जो अंत तक टिक सकते हैं। जब किन यून आध्यात्मिक मार्शल पैलेस के प्रवेश द्वार पर आया तो उसने संतों के लोगों के राजसी समूह को देखा। जी वुफेंग, हुओ जोंग और मुरोंग दारेन भी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, फिर भी वे इस हंगामे को देखने जरूर आना चाहते थे। आखिरकार किन यून और सेंट पैलेस के कई अन्य युवा विशेषज्ञ भी वहां मौजूद थे। भाई यून, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आज आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। मुझे आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने की उम्मीद है। जी वुफेंग मुस्कुराया। मैं निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करूंगा। किन यून ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। सुनहरे नीले रंग का कड़ा कवच पहने एक युवक अचानक किन यून की ओर बढ़ा। वह दुबला पतला और सुंदर चेहरा था, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। वह तिरस्कार और ईर्ष्या से भरी आंखों से किन यून को देख रहा था। तुम जियाओ युएलन की मंगेतर हो? उस आदमी ने तिरस्कार भरे लहजे में पूछा। तुम ऐसी दिखती हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। जी वुफेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी हो गई। जी कैलिन, इसका क्या मतलब है? उस घमंडी युवक का नाम जी कैलिन था। किन यून ने लैन हुआयू को पहले भी उसका जिक्र करते सुना था। कहा जाता था कि ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस का सबसे युवा और सबसे शक्तिशाली मार्शल बॉडी 9वें स्तर का था, 18 साल का था और उसके पास 7 स्पिरिट शिराएं थीं।
उसके पास पौराणिक पशु मार्शल स्पिरिट लाइटनिंग कैलिन थी। वह जियाओ युलान से 2 या 3 महीने छोटा था, लेकिन वह मानता था कि उसकी अपनी ताकत जियाओ युलान से अधिक है। इसके अलावा उन्हें सार्वजनिक रूप से ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस में सबसे युवा और सबसे मजबूत मार्शल बॉडी लेवल 9 स्टेज प्रैक्टिशनर के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके अलावा जी कैलिन के माता पिता और पूर्वज ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में महत्वपूर्ण पदों पर थे। वे दोनों बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। जी कैलिन एक ऐसे इंसान थे जो पूरे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में बिना किसी रुकावट के घूम सकते थे। इसलिए दूसरों को नीची नजर से देखना और उन्हें नीचा दिखाना उनके लिए स्वाभाविक था। कुछ नहीं, मुझे तो बस यही लग रहा है कि वो जियाओ युएलन के लायक नहीं है। काश वो मर जाता तो युएलन मेरी हो जाती। जी कैलिन हंसा। अगर मैं उससे लड़ाई के मंच पर मिला तो मैं उसे जरूर पीट दूंगा। युएलन को दिखा दे कि उसका मंगेतर कितना कमजोर है। एक और युवा संत पास आया और मजाक उड़ाते हुए बोला, किन यून शुरू से ही जियाओ युएलन से कमजोर है। ये तो जगजाहिर है, इसलिए उसे पीटने का कोई फायदा नहीं। हो सकता है कि समय आने पर युएलन तुमसे नफरत भी करने लगे। अयो, चूंकि तुम ऐसा कह रही हो, इसलिए मैं अब उसे मारने की हिम्मत नहीं करूंगी। उफ, एक बड़े आदमी के लिए एक औरत का संरक्षण पाना हम मर्दों के लिए वाकई शर्मनाक है। जी कैलिन ठहाका लगाते हुए हंसा। किन यून, मुझे कहना होगा कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। नर्म खाना खाने की क्षमता दुनिया में सबसे अच्छी होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि तुमने युएलन पर ऐसा कौन सा जादू किया कि वह तुम्हारी इतनी दीवानी हो गई। जब तक आप किन यून को मार देते हैं, आपके पास एक मौका रहेगा। एक संत हंसे। क्या आपकी हिम्मत है? जी वुफेग ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, तुम लोगों ने बहुत कुछ कह दिया। जल्दी करो और मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लो। जो भी ताकतवर होगा उसका खुलासा हो जाएगा और वे अपनी ताकत से बोल सकेंगे। जी कैलिन की जी वुफेग से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। आध्यात्मिक मार्शल पैलेस में प्रवेश करने से पहले वह केवल किन यूं पर तिरस्कार भरी नजरों से देख सका। भाई यूं, नाराज मत हो, यह आदमी आमतौर पर ऐसा ही होता है, जी वुफेग ने कहा। किन यूं ने जी कैलिन को ठंडी नजरों से देखा और ठंडे स्वर में कहा, जाहिर है मैं नाराज नहीं हूँ। उसके जैसा इंसान इस लायक नहीं है कि मैं उस पर नाराज हूँ। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह शीघ्रता से आध्यात्मिक मार्शल पैलेस में चले गए। आध्यात्मिक मार्शल पैलेस में सभी प्रतिभागी मार्शल कलाकार पहुंच चुके थे। कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा लोग थे और वे सभी 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में थे। मध्यम आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा संख्या में थे। जुवान ग्रेड मार्शल आर्ट्स अकादमी के अलावा ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के लोग भी थे। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले थे ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस के कुछ संत। वे बहुत मजबूत थे और उनके कपड़े बहुत चमकदार थे। किन यून और जूजिए एक साथ खड़े होकर पहले राउंड के नियमों को सुन रहे थे। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के कुल 5 राउंड थे और 5वां राउंड एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता थी। पहले 4 राउंड केवल स्क्रीनिंग थे। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के समापन के बाद सेंट पैलेस के 5000 साल पूरे होने के उत्सव का समय था। ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस का मानना था कि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता और शिलालेख प्रतियोगिता के विजेता उनके लोग ही होंगे। अगर वे एक और समारोह आयोजित करें तो वह बहुत शानदार होगा। जो लोग युद्ध देखने आए थे, जब उन्हें पता चला कि शियाओ युएलन ने भाग नहीं लिया है तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। हालांकि किन यून के आने से उन्हें काफी उम्मीद जगी। चूंकि किन यून 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, वह निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली था। वह कितना शक्तिशाली था यह कोई नहीं जानता था। अब मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में 9वें स्तर के शक्तिशाली मार्शल बॉडी साधक किन यून के प्रतिद्वंद्वी होंगे। ऐसा होने पर हर कोई किन यून की ताकत देख पाएगा। पहला राउंड मानसिक दृढ़ता की परीक्षा है। आप लोग 10 टीमों में एक बार में 10 लोगों के साथ खड़े हो जाइए। मेजबानी का जिम्मा संभाल रही एक अधेड़ उम्र की महिला ने गंभीर स्वर में कहा। भाग लेने वाले अभ्यासकर्ता तुरंत 10 समूहों में खड़े हो गए और युद्ध शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगे। मानसिक शक्ति की परीक्षा एक मायावी दानव गोला लेकर आध्यात्मिक मार्शल पैलेस के बीचों बीच चलना था। जितने ज्यादा कदम कोई उठाएगा उसकी मानसिक शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। आध्यात्मिक मार्शल पैलेस का विशाल केंद्र विशेष रूप से परीक्षा के लिए तैयार किया गया था। 10 टीमों के पहले समूह के सभी लोग एक काला गोला पकड़े हुए थे। घंटी बजने के बाद वे सभी आगे बढ़ गए। कुछ लोग तो 2 कदम चलने के बाद ही जमीन पर गिर पड़े और चिल्लाने लगे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कुछ बच्चे 4-5 कदम चलने के बाद पागलों की तरह चीखने लगे, मानो उन्हें बहुत दर्द हो रहा हो। कुछ के चेहरे पर बुरी नजर थी, मानो वे कोई शरारती और घिनौना काम कर रहे हों। भ्रामक दानव गोला व्यक्ति के हृदय में छिपे राक्षसों को जगा सकता है और उसके बुरे विचारों को बढ़ा सकता है। इसके बाद यह उन्हें अपनी मनचाही हरकतें करने का भ्रम पैदा कर सकता है, जिससे ऐसा लगता है कि वे वो काम कर रहे हैं जो वे आमतौर पर करना चाहते हैं लेकिन करने की हिम्मत नहीं करते। बेशक भ्रम ज्यादा वास्तविक होते हैं। जब वे कुछ बुरा करेंगे तो उन्हें सजा भी मिलेगी। एक दर्शक वृद्ध व्यक्ति ने गंभीरतापूर्वक मायावी दानव ओब के उपयोग के बारे में बताया। कई युवा शिष्यों को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वे खुश थे कि उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, वरना उनके दिलों में छिपे बुरे विचार उजागर हो जाते। अगर किसी की मानसिक शक्ति पर्याप्त न हो तो उसके अंदर के शैतानों को भड़काना बहुत आसान होता है। उसके बुरे विचार तुरंत बढ़ जाते हैं और फिर वह अपने भ्रम में पागलपन भरे और बुरे काम करने लगता है। परीक्षण के पहले दौर में प्रतिभागियों की संख्या सबसे ज्यादा 500 होगी। अगर कोई सबसे ज्यादा कदम चलेगा तो उसे एक जादुई जानवर जैसा क्रिस्टल अंडा भी इनाम में मिलेगा। पलक झपकते ही 10 से ज्यादा लोगों के समूह वहां पहुंच गए।
वे ज्यादा से ज्यादा 15 कदम ही चल पाए थे और वे पागल होने की कगार पर थे। हालांकि यह नतीजा लोगों को प्रशंसा से आहें भरने के लिए काफी था, क्योंकि बहुत से लोग 10 कदम से अधिक नहीं चल सकते। इसके बाद ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस के संत शिष्यों की बारी थी। किम यून पीछे था। वह भी पंजों के बल खड़ा होकर सबसे ताकतवर और सबसे युवा 9वें स्तर के मार्शल बॉडी साधक जी कैलिन को देख रहा था। जी कैलिन बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे और उनके मुंह के कोनों पर एक हल्की घमंडी मुस्कान उभर आए। काले रंग का मायावी दानव गोला पकड़े हुए वह तेजी से बाहर चले गए। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 50 कदम, 100 कदम। हर कोई चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। जब जी कैलिन 100 कदम चला तो वह भी पसीने से लथपथ था। उसने खुद को ज्यादा बदसूरत न दिखाने के लिए झट से मायावी दानव गोला जमीन पर रख दिया। जहां तक दूसरे संतों की बात है, वे भी 80-90 कदम आगे बढ़ सकते थे। यह वाकई अद्भुत था। इससे कई मार्शल आर्टिस्ट ये देख पाते थे कि एक सामान्य शिष्य और एक संत शिष्य के बीच कितना बड़ा अंतर होता है। चारों महलों के शिष्य भी काफी अच्छे थे। सभी ने कई दर्जन कदम आगे बढ़ाए थे और वे सभी जुवान ग्रेड मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों से कहीं बेहतर थे। जी कैलिन और बाकियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए था। जू जिये, जो किन यून के सामने थी, ने ठंडी सांस ली और कहा, ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के सभी शिष्यों ने साल भर में यही प्रशिक्षण लिया होगा, इसीलिए उन्होंने दूसरे मार्शल आर्टिस्टों से बेहतर प्रदर्शन किया। जिये, क्या तुम डर रही हो? तुम जवान और खूबसूरत हो और अगर तुम्हें अपनी बदसूरत शक्ल दिखाने के लिए मजबूर किया गया तो यह अच्छा नहीं होगा। किम यून हंसा। डरो मत, मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, लेकिन बचपन से ही वे ज्यादा गंभीर नहीं रहे हैं और मैं अक्सर उन्हें दबा देती हूँ। अगर मैं कुछ कदम चलना चाहूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जू जिये ने कहा। किम यून को उसकी बातों पर जरा भी शक नहीं हुआ। वह इतने लंबे समय से जू जेड के संपर्क में था कि उसने उसकी भावनाओं में कभी उतार चढ़ाव नहीं देखा था। जाहिर है वह भी ऐसे ही प्रशिक्षण से गुजरी थी। किम यून, तुम्हारा क्या हाल है? इतने सालों में तुम्हें धमकाया और प्रताड़ित किया गया है। इसके अलावा तुम्हारे आसपास की सभी सुंदरियां तुम्हें बहुत सारे प्रलोभन देती हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। जू जिये ने कहा, तुम्हें एक आवेगशील व्यक्ति माना जा सकता है। क्या तुम ठीक होगे? बिल्कुल, किम यून ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने स्टार यांग हॉट सूत्र का अभ्यास किया था और ब्रह्मांड के आतंक का अनुभव किया था। नेदर सन की मान्यता प्राप्त करने के लिए उसने पहले भी कई मानसिक अवस्थाओं का अनुभव किया था। ये कहा जा सकता है कि उसका आत्मनियंत्रण अविश्वसनीय रूप से प्रबल था। इस भ्रम का विरोध करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वे अंततः जू जिये के पास पहुंचे। जू जेड उन चंद युवा महिला मार्शल कलाकारों में से एक थीं। उनका साधना आधार 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में था और वे किम यून की बहुत करीबी थीं। इसलिए उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के कई शिष्यों को जू जिये को किम यून के सामने खड़ा देखकर बहुत गुस्सा आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि किम यून के मन में जियाओ युएलन साफ थी, लेकिन असल में उसका एक खास महिला के साथ चक्कर चल रहा था। जू जिये ने मायावी दानव गोला थाम लिया और तेजी से बाहर निकल गई। पल भर में वह 20 से ज्यादा कदम चल चुकी थी, जिससे शोर मच गया। वह अभी भी चल सकती है। यह अद्भुत है। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के अनुयायी इतने सारे कदम इसलिए चल पाते हैं क्योंकि वे अक्सर इल्यूसरी डेमन ऑब से प्रशिक्षण लेते हैं। जहां तक जू जिये की बात है, वह अभी अभी ईस्टर्न पैलेस में शामिल हुई है और उसे इससे पहले कभी प्रशिक्षण नहीं मिला है। 40 कदम, 50, 55 कदम चलने के बाद जू जिये ने आखिरकार मायावी दानव गोला नीचे रख दिया। फिर उसकी सांस फूलने लगी, लगभग नियंत्रण खोने लगी और इस परिणाम से स्टार पैलेस के कई उत्कृष्ट शिष्यों को शर्मिंदगी महसूस हुई। यहाँ तक कि संतों के मन में भी जू जिये के प्रति एक नए स्तर का सम्मान था। इसके बाद अंततः किम यून की बारी आई। बहुत से लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि उसके साथ क्या होगा। टीएल नोट: ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के अंत की शुरुआत। उन्हें एमसी का दुश्मन क्यों बनना पड़ा? क्या वे नहीं जानते कि एमसी हमेशा जीतता है? अध्याय 299। किम यून ने एक मायावी दानव गोला लिया और बाहर निकलने से पहले उसे कसकर पकड़ लिया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने एक मानसिक शक्ति महसूस की जिसमें सभी प्रकार की भावनाएं उसके शरीर में प्रवेश कर रही थीं और उसके मस्तिष्क में उमड़ रही थीं। जैसे ही उसने दूसरा कदम रखा, मानसिक शक्ति और भी अधिक हिंसक हो गई, मानो वह उसकी चेतना को निगल जाना चाहती हो और उसमें सभी प्रकार के भ्रम पैदा करना चाहती हो। शक्ति, सौंदर्य, निधियां, तरह तरह के भ्रम। जैसे ही कोई इन भ्रमों में डूबता है, उसे तुरंत एक अतुलनीय शक्तिशाली अनुभूति का अनुभव होने लगता है। फिर वह हर तरह की सुंदरता और हर तरह के खजाने प्राप्त कर लेता है। ये तो भ्रम का पहला दौर था। पहले दौर में प्रवेश करते ही वह तुरंत दूसरे दौर में प्रवेश कर जाता। दूसरे भ्रम के बारे में किम यून को कुछ पता नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिर्फ एक विचार से ही उसने अपने मन में उमड़ रही मानसिक ऊर्जा को मिटा दिया था। पलक झपकते ही वह 10 कदम से अधिक आगे बढ़ चुका था। ये काफी आश्चर्यजनक था क्योंकि यह पहले से ही जुवान ग्रेड मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों की संख्या से अधिक था। सभी को मन ही मन ऐसा लग रहा था कि वह 20 कदम से अधिक नहीं चल सकता। हालांकि पलक झपकते ही किम यून ने शांत भाव से 20 से अधिक कदम उठा लिए थे। किम यून के लिए मायावी दानव गोला एक साधारण पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं था।
यह उसकी भावनाओं को प्रभावित करने में असमर्थ था। हर बार जब उसे आश्वासन दिया जाता कि किन युन ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, तो वह बिना कोई परिवर्तन किए आगे बढ़ता रहता। 50 से अधिक कदम। वहां उपस्थित सभी लोग धीमी आवाज में रोने लगे। 50 से अधिक कदम चलने का मतलब था कि वह ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्य के स्तर पर पहुंच गया था। किन युन के पास जो मायावी दानव गोला था, वह उसके दमन के कारण अस्थायी रूप से अपना प्रभाव खो बैठा, इसलिए उसका उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। जब उन्होंने 70वां कदम उठाया तो सभी लोग दंग रह गए। किन युन एक नीली आत्मा संत के स्तर तक पहुंच गया था और शायद उनसे भी आगे निकल सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब भी उसके चेहरे के भाव वैसे ही थे। वह बेहद शांत दिख रहा था। जी कैलिन अपनी मुट्ठी भींचे बिना नहीं रह सके। शांति परीक्षण के पहले दौर में सबसे ज्यादा चलने वाला व्यक्ति वही था। किन युन की बात करें तो वह पहले ही 90 से ज्यादा कदम चल चुका था। 100 कदम। सब जोर से चिल्ला उठे। कुछ को तो ये भी शक हो गया कि उसके मायावी दानव ओब में कोई समस्या है। जहां तक किन युन का सवाल है, वह आगे बढ़ना जारी रखने में सक्षम था। 150 कदम चलने के बाद वह अंततः रुका और मायावी दानव गोला जमीन पर रख दिया। किन युन 150 कदम। कार्यवाही की निगरानी करने वाले एक बुजुर्ग ने किन युन के परिणाम दर्ज करने से पहले जोर से चिल्लाया। भीड़ अचानक शोर मचाने लगी। वह जी कैलिन से आगे निकल गया है। क्या उसके द्वारा प्राप्त किए गए मायावी दानव ओब में कोई समस्या है? ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस का रिकॉर्ड सबसे ऊंचा था, 140 सीढ़ियां। यह एक पुराने सीनियर का रिकॉर्ड है। उन्होंने वास्तव में ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के एक पुराने सीनियर को पीछे छोड़ दिया। यह असंभव है, उसने धोखा दिया। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के कई शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे। दूर से देख रही लैन फेंगजिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, किन युन की मानसिक दृढ़ता बहुत भयानक है। मैं भी सिर्फ 100 कदम ही चल पाती हूँ, वह तो 150 कदम तक ही पहुँच सकता है। मैंने सुना है कि सबसे ऊंचा रिकॉर्ड 148 कदम का था, जो एक वरिष्ठ व्यक्ति ने बनाया था। किन युन पहले ही उस वरिष्ठ व्यक्ति को पीछे छोड़ चुका है, जी वुफेंग ने कहा। जिम्मेदार कई बुजुर्ग लोग निराशा से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें भी लगा कि यह अकल्पनीय है। उन्हें पूरा यकीन था कि किन युन ने इस क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था। शायद ये पहली बार था जब उसने मायावी दानव ओब का इस्तेमाल करके ऐसा परिणाम हासिल किया था। यह वाकई अविश्वसनीय था। बड़े साहब, किन युन ने जरूर धोखा दिया होगा। जी कैलिन इस नतीजे को मानने को तैयार नहीं था और जल्दी से चिल्लाया। उसने किन युन को नीचा देखा, लेकिन किन युन उससे कहीं ज्यादा आगे निकल गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई मक्खी खा ली हो। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के अन्य संतों और शिष्यों ने भी विरोध किया। नीले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग तेजी से किन युन की ओर बढ़े। उन्होंने अपने हाथ में रखे मायावी दानव ओब का निरीक्षण किया और पाया कि इसमें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मायावी दानव ओब सामान्य है, इसमें कोई समस्या नहीं है। सभी ने अपनी उलझन जाहिर की। अगर मायावी दानव गोला ठीक था, तो फिर समस्या क्या थी? किसी को भी यकीन नहीं था कि किन युन बिना किसी आत्म प्रशिक्षण के जी कैलिन से बेहतर कर पाएगा। किन युन क्रोधित हो गया। उसने अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अपने मस्तिष्क की रक्षा और मायावी दानव ओब की नकारात्मक भावनाओं को आक्रमण करने से रोकने के लिए किया था। ये सोचना भी मुश्किल था कि उस पर शक किया जाएगा। बड़े साहब, कृपया किन युन को एक नई परीक्षा शुरू करने दें। इसके अलावा हमें इस बार उसे नकल करने से रोकना होगा। जी कैलिन सबसे पहले यह मानने से इनकार करने वाले थे क्योंकि किन युन उनसे आगे निकल गए थे। किन युन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चूंकि आपने कहा कि मैंने धोखा दिया है, तो मुझे बताइए कि आप मेरी मानसिक दृढ़ता का पुनः परीक्षण कैसे करना चाहते हैं। यह आसान है। जब तक आप अपने हाथों को मायावी दानव गोला छूने नहीं देते, तब तक सब ठीक है। आप एक शिलालेख गुरु हैं। बहुत संभव है कि आपने अभी अभी कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया हो और पता न चले। जी कैलिन के शब्दों को कई लोगों का समर्थन मिला। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, मैं मायावी दानव गोला बांधकर किन युन की छाती पर लटका दूंगा। उसके हाथों को मायावी दानव गोला छूने की इजाजत नहीं है, इसलिए वह धोखा नहीं दे पाएगा। जी कैलिन ने सिर हिलाया। अगर वह ऐसा कर सकता है, तो 100 कदम आगे भी बढ़ सकता है। मैं हार मानने को तैयार हूँ। हालांकि मैंने पहले कभी मायावी दानव ओब का उपयोग करने का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण के दौरान मेरी मानसिक दृढ़ता बहुत मजबूत हो गई है। इतने सारे लोगों द्वारा शक किए जाने पर किन युन को बुरा लगा। क्या तुम दोनों मेरे सिर पर 2 मायावी दानव गोले बांध दोगे? अगर मैं फिर भी प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता हूँ, तो मुझे 2 जादुई जानवरों के क्रिस्टल अंडे दे दोगे? अगर तुम सबको मुझ पर शक है, तो यह मेरे प्रति तुम्हारे अनादर की वजह से है। इसे मुआवजा माना जा सकता है। वह वास्तव में 2 मायावी दानव गोले बांधना चाहता था। यह पागलपन था। एक ही मायावी दानव गोला किसी व्यक्ति को शैतान के जाल में फंसा सकता है। अगर 2 मायावी दानव गोले होते, तो वे पागल हो सकते थे। ये बहुत जोखिम भरा था। कुछ बुजुर्गों ने कुछ देर तक विचार विमर्श करने के बाद किन युन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस इस सम्मेलन की मेजबानी का प्रभारी था, इसलिए उन्हें थोड़ा अधिक उदारता से काम करना पड़ा। किन युन ने अपने शरीर पर 2 मायावी दानव गोले बांध रखे थे, एक उसकी छाती पर और एक उसकी पीठ पर। उसने अपनी बाहें फैला दी ताकि सब देख सके कि उसके हाथों ने मायावी दानव गोले को छुआ नहीं है। आध्यात्मिक मार्शल पैलेस में बहुत शांति थी क्योंकि वे किन युन को एक एक कदम करके बाहर निकलते हुए देख रहे थे। 10 कदम, 20 कदम, 30 कदम, 50 कदम बाद शांत आध्यात्मिक मार्शल पैलेस अचानक उबल पड़ा। इस बार किसी को शक नहीं हुआ कि किन युन ने धोखा दिया है।
किसी को शक नहीं हुआ कि मायावी दानव ओब में कोई समस्या थी, लेकिन वे अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कोई इतना युवा इतना आत्मनियंत्रण रख सकता है, कि वह इतना मजबूत बन सकता है और 2 मायावी दानव गोले से प्रभावित नहीं हो सकता है। किन यून ने अपने शरीर पर 2 मायावी दैत्य आभूषण बांध रखे थे। उसका हृदय शांत था और वह इत्मीनान से 150 कदम चल रहा था। जी कैलिन का चेहरा बेहद भद्दा था। उसे लगता था कि उसका आत्म संयम सबसे मजबूत है। वह पहले राउंड में पहला स्थान हासिल कर लेगा और फिर सबकी नजरों का आनंद लेगा। और अब किन यून की मानसिक शक्ति और मानसिक स्थिति जी कैलिन की तुलना में बहुत मजबूत थी। जी कैलिन के पास 7 आत्मा शिराएं और थंडर कैलिन मार्शल स्पिरिट थी। वह मूल रूप से इस सम्मेलन का सबसे चमकीला सितारा था, लेकिन इस समय किन यून ने उसकी सारी रोशनी खो दी थी। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात ये थी कि उसने पहले किन यून का मजाक उड़ाया था, ये कहते हुए कि वह जियो युलान के लायक नहीं है। लैन फेंगजिन हल्के से हंसी, यह आदमी वाकई बहुत छुपा हुआ है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि उसने इतनी मानसिक दृढ़ता कैसे हासिल कर ली। जी कैलिन इतना गुस्से में है कि उसका चेहरा हरा हो गया है। भाई यूं के साधना जीवन में उन्हें अक्सर हर तरह का कष्ट सहना पड़ता था। इससे उन्हें बहुत मजबूत इच्छाशक्ति विकसित करने में मदद मिली। जी वुफेग ने भौहें चढ़ाईं। हमें नहीं पता कि उन्हें किस तरह के प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। पहला राउंड खत्म हो चुका था। किन यून सबसे ज्यादा कदम चला था, इसलिए उसे एकमात्र इनाम मिला था, जो थे 2 जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे। इससे कई लोग बहुत ईर्ष्यालु हो गए। अगर ये 2 जादुई जानवर क्रिस्टल अंडे जुवान पॉइंट्स के बदले में होते तो ये 1 करोड़ जुवान पॉइंट्स होते। किन यून, मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी इच्छाशक्ति मजबूत है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मजबूत हो। जी कैलिन किन यून के पास से गुजरा और ठंडी सांस ली। फिर वह गुस्से में चला गया। किन यून ने भीड़ की तरफ देखा और लैन फेंगजिन, जी वुफेग, हुओ जोंग और अन्य परिचितों को देखा। उसने दूर से ही उनका अभिवादन भी किया। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह अपने दिल में थोड़ा निराश महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने यांग शियू को नहीं देखा था। यांग शियू पहले ही मार्शल दाओ क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए उसे फिलहाल एकांतवास में जाने की जरूरत नहीं थी। वह नीली आत्मा क्षेत्र की एक संत भी थी। मार्शल प्रतियोगिता के पहले ही राउंड में आधे प्रतिभागी बाहर हो गए थे। लगभग दोपहर हो चुकी थी। इस समय बहुत से लोग आध्यात्मिक मार्शल पैलेस की ओर दौड़ रहे थे। बहुत से लोग मार्शल आर्ट प्रतियोगिता और शिलालेख मास्टर प्रतियोगिता के आयोजन स्थल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में सबसे मजबूत केवल 9वें स्तर के मार्शल बॉडी क्षेत्र में था। कई पुराने लोग व्यक्तिगत रूप से शिलालेख प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गए थे। कई युवा लोगों के लिए वे पुराने शिलालेखकार महान गुण और प्रतिष्ठा वाले लोग थे। लैन फेंगजिन भी शिलालेख कक्ष की ओर दौड़ी। वह सबसे आकर्षक और रहस्यमयी शिलालेखकार थी। लैन फेंगजिन निश्चित रूप से अन्य सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को दबा देगी। वह एक महिला है और इतनी कम उम्र में वह एक उच्च स्तरीय शिलालेख गुरु भी है। केवल इसी बात से कई वरिष्ठ और कनिष्ठ शर्मिंदा हो जाएंगे। मैंने सुना है कि लैन फेंगजिन इस प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र के शिलालेख मास्टर हैं। अया, उस स्थिति में हमें उसका समर्थन करना होगा। ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस के कुछ शिष्य हॉल की ओर दौड़े। किन यून भी शिलालेख प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। उसने एक जेड टोकन निकाला जिसका इस्तेमाल अखाड़े में प्रवेश के लिए किया गया था। किन यून, चलो जल्दी करो और आगे खड़े होने की पूरी कोशिश करो ताकि हम देख सकें। जू जिये ने उसे आग्रह करते हुए कहा। हुओ जोंग और मुरोंग डैरन भी भीड़ के पीछे चले गए और आध्यात्मिक मार्शल पैलेस से बाहर चले गए। पुराने अभिलेख लेखकों का बहुत सम्मान किया जाता था और जो लोग शो देखने आए थे वे सभी कनिष्ठ थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने वरिष्ठों का उत्साहवर्धन करना पड़ा। किन यून लोगों के एक समूह के पीछे पीछे चल रहा था। शिलालेख कक्ष में प्रवेश करने के बाद उसने कई समान वस्त्र पहने वर्गाकार संरचनाएं देखीं। उनमें से ब्लू स्पिरिट 5 पैलेस में सबसे ज्यादा वर्गाकार संरचनाएं थीं और फिर 3 जुआनवू अकादमियां थीं। शिलालेख आत्मा महल आध्यात्मिक मार्शल महल जितना ही विशाल था। इसमें दसियों हजार लोग समा सकते थे, लेकिन आज यहाँ केवल कुछ हजार लोग ही थे। किन यून ने उस टीम को देखा जिसका स्टार जुआनवू अकादमी ने समर्थन किया था। दरअसल ये वही कुछ बुजुर्ग थे जिन्होंने उसे निष्कासित कर दिया था। इस प्रतियोगिता में हमारे कई शिलालेख विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। एक स्पष्ट आवाज गूंजी, जिससे पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। इस प्रतियोगिता की अध्यक्षता लंबे सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने की थी। उनका चेहरा किसी जवान आदमी जैसा था। वे लैन फेंगजिन के दादा लैन हुआयू थे। लैन हुआन्यू की आवाज ने उन्हें ऊर्जा की परतों में लपेट लिया, जिससे सभी शांत हो गए और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। किन यून ने अपना प्रवेश जेड टोकन निकाला और बीच में स्थित विशाल प्रतियोगिता क्षेत्र की ओर चल दिया। अध्याय 300। हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान बीच में बने चौड़े मैदान पर केंद्रित था। जैसे ही उन्होंने अपने सीनियर्स को मैदान में आते देखा, जयकार कर रही भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिससे हॉल में अंतहीन जयकारे गूंजने लगे। इस समय लैन फेंगजिन ने मार्शल आर्ट के क्षेत्र में प्रवेश किया। सभी दर्शकों ने उसकी प्रशंसा की। उन्होंने उसकी सुंदरता की, उसके लेखन कौशल की और इतनी कम उम्र में मार्शल आर्ट के क्षेत्र में पहुंचने की उसकी प्रशंसा की। लैन फेंगजिन के चेहरे पर उदासीनता थी। वह बिल्कुल भी हिली नहीं। उसने बड़ी गंभीरता से अपनी भट्टी, हथौड़ा और फोजिन प्लेटफॉर्म निकाला। इस मंच पर कई शक्तिशाली सीनियर मौजूद थे। एक जूनियर होने के नाते वह यहाँ गर्व महसूस नहीं कर सकती थी। लैन फेंगजिन वास्तव में भाग ले रही है। वह कई दूसरी सुंदरियों से अलग है। वह आकर्षक या कोमल नहीं दिखती, बल्कि वह लोगों को एक मजबूत एहसास देती है।
इस तरह की जंगली औरत को वश में करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढना कठिन होगा जो उसकी बराबरी कर सके। सभी ने लैन फेंगजिन को देखा और धीरे से चर्चा की। किन यून भीड़ को चीरता हुआ आखिरकार उस रास्ते से गुजरा जो अखाड़े की ओर जाता था। धीरे धीरे वह अखाड़े में चला गया। किसी कारण से जब शोरगुल से भरे महान हॉल ने किन यून को देखा तो वह तुरंत शांत हो गया और अखाड़े की ओर बढ़ गया। किन यून, क्या तुम गलत जगह पर हो? यह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का मैदान नहीं बल्कि शिलालेख प्रतियोगिता का मैदान है। और समय भी गलत है। उसने बहुत ज्यादा शराब नहीं पी ली होगी। क्या वह पागल हो गया होगा? हा, वह यहाँ खुद को मूर्ख बनाने के लिए आया होगा। भीड़ जोर से हंसने लगी। जैसे ही कई लोग किन यून पर हंस रहे थे, उन्होंने उसे एक जेड टोकन निकालते देखा। यह उसकी भागीदारी का प्रमाण था। हंस रहे लोगों की हंसी अब और नहीं रुकी। उन्हें अचानक याद आया कि किन यून भी एक शिलालेख मास्टर थे। उनका शिलालेख प्रतियोगिता में भाग लेना तो आम बात थी। यह आदमी, ये गंभीर है। वह तो बस शुरुआती स्तर के शिलालेख विशेषज्ञ हैं। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि केवल मध्यम और उच्च स्तर के शिलालेख विशेषज्ञ ही इसमें भाग ले पाएंगे? क्या ये हो सकता है कि वह एक मध्यवर्ती स्तर का शिलालेख मास्टर हो? एक मध्यवर्ती स्तर के शिलालेख मास्टर जो 20 वर्ष का भी नहीं था के बारे में सोचते ही महान हॉल में बैठे लोगों ने अनजाने में गहरी सांस ली और अत्यधिक सदमे में महसूस किया। ये जानना जरूरी था कि अखाड़े में मौजूद कई मध्यवर्ती शिलालेख लेखक सफेद बालों वाले बूढ़े थे। इसके अलावा किन यून, एक बच्चा जिसके बाल अभी पूरी तरह से नहीं उगे थे, असल में एक मध्यवर्ती शिलालेख लेखक था। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि किन यून मार्शल आर्ट प्रतियोगिता और शिलालेख प्रतियोगिता दोनों में भाग ले रहा था। जी कैलिन, जो बगल से देख रहा था, ईर्ष्या से भरा चेहरा लिए हुए था। किन यून की तुलना में वह कुछ उदास लग रहा था। भाई यून, तुम वाकई कमाल हो। तुमने न सिर्फ मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को बर्बाद किया बल्कि तुम शिलालेख प्रतियोगिता को भी बर्बाद करने की योजना बना रहे हो। मुरोंग डैरन ने मुस्कुराते हुए कहा, मध्यम स्तर के शिलालेख गुरु, मैं भविष्य में अपने लिए एक मध्यम स्तर की कठपुतली बनाने के लिए उन्हें ढूंढ सकता हूँ। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट हथियार एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु थी। एक नीली आत्मा वाले संत ने उपहास करते हुए कहा, किन यूं तो यहाँ सिर्फ मौज मस्ती में शामिल होने और अपनी शान दिखाने आया है। उसमें ऐसा कौन सा गुण या योग्यता है कि उसकी तुलना यहाँ मौजूद वरिष्ठों से की जा सके? सिर्फ उसकी हास्यास्पद आत्मा वाली शिरा के आधार पर? मुरोंग डैरेन खिलखिलाकर हंसा। उसकी एक ही स्पिरिट नस हंसी की बात है, लेकिन तुम जैसे 5-6 स्पिरिट नस वाले लोग मानसिक शक्ति के मामले में उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। क्या तुम दोनों उससे भी ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो? मुरोंग शियाओजी, तुम भी हमारे ब्लू स्पिरिट संत महल के सदस्य हो। तुम किस तरफ खड़े हो? तुम गद्दार हो। संत शिष्य क्रोधित हो गए। मैं सच बोल रहा हूँ। क्या ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस के शिष्य सच स्वीकार नहीं कर सकते? ये तो हास्यास्पद है, मुरोंग डैरन ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी झुओ चुवान की आवाज, जो न तो तेज थी और न ही तेज, हॉल में धीरे से सुनाई दी। स्टार जुवान वू अकादमी ने किन यून को निकाल दिया था। अब तुम्हें पछताना चाहिए। स्टार जुवान वू अकादमी के कुछ बुजुर्ग सभी उपस्थित थे। जुओ चुवान की बातें सुनकर उनके हाव भाव अचानक बेहद भद्दे हो गए और वे बस चुप रह गए। हालांकि बहुत से लोग उन पर हंस रहे थे। किन यून जैसे युवा शिलालेख गुरु को भगाना बेहद मूर्खतापूर्ण काम था। अखाड़े में और भी ज्यादा शिलालेखवादी प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही वे अंदर गए, किन यून का युवा चेहरा देखकर उन्हें असहजता महसूस हुई, खासकर ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिलालेखवादी को देखकर। सचमुच बच्चों का खेल है। यह एक गंभीर प्रतियोगिता है जहां एक नन्हा मुन्ना बच्चा भी इस मस्ती में शामिल होने आ गया है। ये कैसा व्यवहार है? प्रतियोगिता में भाग ले रहे एक नीले वस्त्रधारी बूढ़े ने ठंडी खींच से कहा। वह बेहद नाराज था। क्या यही वो छोटा शैतान है जिसने इस दौरान इतनी मुसीबतें खड़ी की? ऐसी प्रतिस्पर्धी भावना जो खुद पर काबू रखना नहीं जानती, नाकामी ही दिलाती है। झुओ चुवान, सच में तुम सच में उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। जो बच्चा इस तरह दिखावा करना पसंद करता है वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। एक शिलालेख गुरु होने के नाते दूसरों से अलग दिखने के लिए आपको ज्यादा आज्ञाकारी होना चाहिए और शिलालेखों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किन यून ने उन बुजुर्गों की ओर देखा जो उसे उपदेश दे रहे थे। वे सभी नीले वस्त्र पहने हुए थे। वे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिलालेख स्वामी थे, जिनमें ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस के भी शामिल थे। वहाँ 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग थे जो लगातार एक के बाद एक किन यून को डांट रहे थे। अखाड़े के बाहर कई लोगों ने देखा कि इन वरिष्ठों ने किन यून को नीचा दिखाया है। वे भी दिलचस्पी से भरे हुए थे और तरह तरह से किन यून का मजाक उड़ा रहे थे। जी कैलिन को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि वह अपने साथियों के साथ किन यून को डांट रहा था। जहां तक किन यून का सवाल है, वह शांत दिख रहा था और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ऐसा नहीं था कि उसने ऐसे बुजुर्गों को कभी देखा ही न हो। पिछली बार जब वह ग्रैंड हॉल में था तो उसने बुजुर्गों के एक समूह को सबक सिखाया था। वे शिलालेख मास्टर अभी तक यहाँ नहीं आए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्यों। किन यून लैन फेंगजिन के बगल में बैठे थे। उनकी सीटें अखाड़े के किनारे पर थीं। आखिरकार वे जूनियर थे, इसलिए उनके लिए बीच में बैठना नामुमकिन था। किन यून, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों पक्षों में भाग लोगे। तुम सचमुच लालची हो, लैन फेंगजिन ने हंसते हुए किन यून से कहा। उसे किन यून की ताकत पर जरा भी शक नहीं था। उसने शुरू में सोचा था कि किन यून प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा और वह उससे कुछ हद तक निराश भी थी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं हाल ही में गरीब रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ पैसे कमाने होंगे।
इसके अलावा आपका ब्लू स्पिरिट सेंट पैलेस समृद्ध और उदार है। आप जो इनाम देते हैं वह सब अच्छा ही होगा। किम यून धीरे से हंसा। इस छोटी परी मोमो का पालन पोषण करने के लिए उसे वास्तव में कुछ संसाधनों का भंडारण करने की आवश्यकता थी। इसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए, सिर्फ 270 लोग। इनमें से 100 उच्च स्तरीय शिलालेख शास्त्री भी नहीं थे। कहा जाता है कि सीमावर्ती क्षेत्र के मध्यम उच्च स्तरीय शिलालेख शास्त्रियों में से अधिकांश यही थे। इस प्रतियोगिता के प्रभारी लैन फेंगजिन के दादा लैन हुआयू थे। वे जुबान स्तर के शिलालेख गुरु हैं और अत्यधिक सम्मानित भी हैं। यहाँ के सभी शिलालेखकार उसे सम्मान और ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। लैन हुआयू ने स्पष्ट रूप से कहा, प्रतियोगिता चाहे जो भी हो, पहले दौर में 70 लोग बाहर हो जाएंगे। प्रतियोगिता सबसे बुनियादी सामग्रियों को परिष्कृत करने के बारे में है। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उतने समय में आपको सर्वोत्तम उच्च श्रेणी के बोन स्टील को परिष्कृत करने की पूरी कोशिश करनी होगी। इसके बाद भाग लेने वाले शिलालेख मास्टर्स उच्च श्रेणी के स्पिरिट आयरन और कुछ जानवरों की हड्डियों को प्राप्त करने के लिए लैन हुआंगयू के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। प्रत्येक व्यक्ति को 1000 पाउंड उच्च श्रेणी का स्पिरिट आयरन और 1000 किलोग्राम पशु हड्डियां दी गईं। अस्थि इस्पात को परिष्कृत करने के लिए दोनों को एक साथ मिलाना पड़ता था। मध्यम और उच्च श्रेणी के शिलालेखकारों के लिए उच्च श्रेणी के अस्थि इस्पात को परिष्कृत करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मुश्किल बात यह थी कि किसी चीज को बेहतर गुणवत्ता के साथ कैसे परिष्कृत किया जाए। यह एक शिलालेख विशेषज्ञ के स्तर की एक बड़ी परीक्षा थी। उच्च श्रेणी के अस्थि इस्पात को परिष्कृत करते समय शिलालेखों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए भले ही शिलालेख मास्टर ने एक अच्छा शिलालेख समझ लिया हो, फिर भी वह बेकार ही रहेगा। जैसे ही उन्होंने सामान इकट्ठा करना समाप्त किया, लैन हुआंगयू ने कहा, कृपया अपनी भट्टी और फोजिंग हथौड़ा रख लीजिए। आपको बस फोजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करना है। किसी को भी टूर्नामेंट के सटीक नियम नहीं पता थे। लैन फेंगजिन भी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हथौड़ा और भट्टी क्यों हटानी पड़ी। सामग्री को परिष्कृत करते समय फोजिंग हथौड़े और भट्टियां सबसे उपयोगी थीं, लेकिन अब उन्हें दूर रखना पड़ा। लैन हुआंगयू ने सभी शिलालेखकारों को संदेह भरी आंखों से देखा। उसने धीरे से कहा, सामग्री को परिष्कृत करते समय आप सभी को अपनी भट्टियां या हथौड़े इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। यह निष्पक्षता के लिए है, क्योंकि प्रतियोगिता के दौरान अच्छे फोजिंग हथौड़े और गलाने वाली भट्टियां दोनों ही बहुत सुधार ला सकते हैं। भीड़ में हंगामा मच गया। इसे शुद्ध करने के लिए भट्टी का इस्तेमाल न करना, ये तो बहुत मुश्किल था। 1000 पाउंड उच्च श्रेणी के स्पिरिट आयरन और हड्डियों को पिघलाने से पहले एक बड़ी भट्टी में लगातार गलाना पड़ता था। लैन हुआंगयू ने अपना हाथ हिलाया और 1 दर्जन से अधिक मजबूत आदमी आगे बढ़े और प्रत्येक शिलालेख मास्टर को एक एक हथौड़ा दिया। फोजिंग हथौड़ा एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट हथियार था और यह उच्च श्रेणी के अस्थि इस्पात को बनाने के लिए पर्याप्त था। किम यून को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसकी ज्वालाएं बहुत तेज थीं। इसके अलावा उसके पास स्वर्गीय सिंह का हाथ था, इसलिए उसे लगा कि वह कई समस्याओं पर विजय पा सकता है। आप में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना? अगर कोई आपत्ति है तो कृपया हार मान लें। लैन हुआंगयू ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी नजर शिलालेख बनाने वालों के समूह पर घुमाई। कौन विरोध करने की हिम्मत करेगा? हर कोई इस नियम को स्वीकार कर सकता था। ठीक है, मैं अब धूप जलाना शुरू करता हूँ। इस अगरबत्ती का समय लगभग 2 घंटे का है। लैन हुआंगयू के बोलने के बाद उसने अपनी आस्तीन लहराई और अपने बगल में 1 मीटर ऊंची धूप बत्ती जलाई। अन्य सभी शिलालेखवादियों ने तुरंत अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और सामग्रियों को जलाने के लिए अपनी लपटें छोड़ दी। उनमें से किम यून की लपटें सबसे ज्यादा चमकदार थीं। बैंगनी सुनहरी लपटें अनोखी थीं। स्वर्गीय सिंह की भुजा के माध्यम से उसने अपनी हथेली से ज्वालाएं छोड़ीं। बैंगनी सुनहरे रंग की लौ ने सैकड़ों किलोग्राम स्पिरिट आयरन और जानवरों की हड्डियों को हिंसक रूप से जला दिया। दूसरे शिलालेखकारों ने भी यही किया। उनकी लपटें किम यून की लपटों से कहीं ज्यादा तेज थीं। शिलालेख मास्टर्स के इस समूह ने आग को प्रज्वलित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिससे पूरा हॉल भट्टी की तरह गर्म हो गया। हालांकि किम यून की लपटें बैंगनी सुनहरी हैं, मुझे लगता है कि उसकी लपटें सबसे कमजोर हैं। वे दूसरे शिलालेख गुरुओं की गर्मी से कोसों दूर हैं। जी कैलिन ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, अब सबको दिख जाना चाहिए कि उसका स्तर कितना भयानक है। बहुत से लोग उनके दृष्टिकोण से सहमत थे और सभी ने अपना सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। हालांकि किम यून की बैंगनी सुनहरी लौ से निकलने वाली गर्मी नीचे थी, फिर भी वह सबसे भयंकर रूप से जल रही थी। दूसरे शिलालेखकारों द्वारा जलाए गए स्पिरिट आयरन और जानवरों की हड्डियां लाल नहीं हुईं, लेकिन उसकी लाल हो गईं। बैंग बैंग बैंग। किम यून ने पहले ही अपना फोजिंग हथौड़ा उठा लिया था और स्पिरिट आयरन पर जोर जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया था। वह फोजिंग शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था। जी कैलिन, जो अभी कुछ देर पहले तक घृणा से भरा हुआ था, अब थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किम यून की लपटें इतनी कमजोर क्यों दिख रही थीं, जबकि वे दूसरे उच्च श्रेणी के शिलालेखवादियों से आगे थीं। किम यून की कारीगरी देखकर सभी को हैरानी हुई। उन्हें लगा कि वह यहाँ मजाक करने आया है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना गंभीर हो जाएगा। उसका स्तर अन्य उच्च श्रेणी के शिलालेख गुरुओं से कम नहीं था।